पिछले जन्म में लड़की को घर की छोटी माँ और सौतेली बहन ने घर बर्बाद करवा दिया और चेहरा बदलकर पुनर्जन्मी हुई वो पिता का बदला लेने दृढ़ संकल्पित थे। कुछ महीने पहले दुरोशन ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहा, लेकिन लो एलियन ने बस उसे धक्का दिया और दुरोशन जमीन पर गिरकर मर गया। लो एलियन अपने पिता को बताना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो उठी उसकी दूसरी बहन शियर ने उसे रोक लिया। अगर किसी को पता चला कि वो तुम्हारे कमरे में मरा है, अगर किसी को पता चल गया कि वो दीदी के कमरे में मरा है, तो वे जरूर सोचेंगे कि तुमने ही कुछ किया है। उस समय तुम्हारे पास 1000 मुंह हो तो भी सफाई नहीं दे पाओगी। दीदी को बचाने के लिए शार्वी ने सोचा कि दुर्जोत पहाड़ को वापस उसकी जगह पर पहुंचा दे। अगर वो अपने कमरे में मरा होता तो किसी को भी उसकी मौत और लवलीन का ख्याल नहीं आता। लेकिन बदकिस्मती से जब दोनों बहनें उसे उसके कमरे में वापस ले जा रही थी, तभी उन्होंने दुरोशान के नौकर को उसके लिए सामान लाते हुए सुना। अत्यंत आपात स्थिति में दोनों को उसे एक तरफ छिपाना पड़ा। वहां कौन है? पता नहीं कौन खड़ा है। बाहर झांकते पैरों को देखकर एलियन ने जल्दी से एक पत्थर उठाया और उनका ध्यान भटकाया। अगले दिन आते आते अपनी बेटी की मौत का पता चलने पर श्रीमान दूरो परिवार के यहाँ हंगामा करने पहुंचे। हालांकि जांच अधिकारी की जांच के मुताबिक दुरोशन की मौत वास्तव में शराब से हुई छिपी बीमारी से ही हुई थी, लेकिन एक जीवित बेटा अचानक चला गया। श्रीमान दो फिर भी चुप बैठने को तैयार नहीं थे। मेरा बेटा तुम्हारे घर में मरा है, कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। आओ मेरे लिए खून का बदला खून से लो। गुस्से से पागल दो युवानवाई ने लो परिवार का कत्लेआम करवा दिया। लेकिन ठीक इस आपातकालीन समय में कमांडर जनरल शू चेंगफे गश्त लगाते हुए वहां पहुंचे और सबको रोक दिया। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि फोरेंसिक डॉक्टर का कथन सही था। दुरोशान की मृत्यु शराब पीने के बाद दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। एलियन और शियो को राहत की सांस आई, लेकिन अगले शब्दों ने उनकी नसों को फिर से तनाव से भर दिया। दो गोंगजी, आपके पैर पर 2 घाव के निशान हैं, दोनों ही कठोर निशान हैं। इससे पता चलता है कि यह मृत्यु की तुरंत बाद हुआ था। इस समय शू चिंगफेंग ने अनुमान लगाया, शव को ले जाने की स्थिति में फटने का निशान आना, इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि यह व्यक्ति कोई स्त्री है। हालांकि दुरोशान की मृत्यु आखिरकार लुओ परिवार में हुई थी, इसलिए लुओ मास्टर अपनी जमीन की जायदाद का कागज देने को तैयार हैं और गन्नू टैंक के 3 साल के राजस्व को भी लुओ परिवार को हर्जाने के रूप में देना होगा। किसने सोचा था कि श्रीमान लुओ को इसकी कोई परवाह नहीं है। कल तक तुम्हें लुओ परिवार को एक बेटी सौंपनी ही होगी, ताकि वो मेरे मृत बेटे के साथ शादी करके उसका साथ दे सके। नहीं तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा और तुम्हारे लुओ परिवार को कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। लुओ परिवार की बड़ी बेटी एलियन को कल रात की पूरी घटना सच सच बतानी पड़ी, अपने और अपनी 2 छोटी बहनों को भूत विवाह से बचाने के लिए। एलियन ने सरकारी अधिकारियों से मदद मांगने का विचार किया, लेकिन मालिक लुओ परिवार के प्रभाव से डर गया। उन्हें डर था कि वे एलियन पर दुरोशान को बहकाने का झूठा आरोप लगाएंगे। पिताजी ने लुओ एलियन को भूत विवाह में भेजने से मना कर दिया। क्या वो मुझे और लुओ शियो को भेजना चाहते हैं? एलियन और शियो, ये दोनों लड़कियां एक दूसरे का बचाव करती हैं। अगर पिताजी ने उस धोखेबाज लड़की की बात मान ली, अगर तुमने मुझे फिर धक्का दिया तो बहुत बुरा होगा। असल में दुरोशान ने एलियन के पास आने का कारण ये था क्योंकि उसने अपने कमरे में एलियन द्वारा लिखी एक चिट्ठी देखी थी। हालांकि ये चिट्ठी लुओ एलियन ने नहीं लिखी थी। चिट्ठी पर मुहर सूंघ कर एलियन समझ गई कि यह उसकी सौतेली बहन शूंग शूंग ने लिखी है। इसलिए जब कमरा खाली था उसने शूंग शूंग की लेखन की जांच की। इस समय शूंग शूंग द्वारा लिखे गए उस नोट के निशान अभी भी कागज पर हैं। फाड़ने का समय नहीं मिला। तुम यहाँ अच्छी तरह पहरा दो, मैं पिताजी को बुलाकर लाता हूँ ताकि वो मुकर न सके। लेकिन जब एलियन अपने पिता को लाने कमरे में आई तो उसने अपने पिता को जमीन पर मृत पड़ा देखा और ठीक इसी समय शूंग शूंग शू चिंगफेंग को लेकर अंदर आई। जांच के बाद शू चिंगफेंग ने पाया कि मिस्टर लो की मृत्यु दमा से हुई और उनका अभी देहांत हुआ है। इसी क्षण वहां खड़ी शूंग शूंग ने बिना सोचे समझे आरोपों का निशाना लो एलियन को बनाया और कहा कि वो अपने पिता द्वारा जबरन शादी की डर से ने ही अपने पिता की हत्या की है। तुम्हें जबरन शादी के बारे में कैसे पता? क्या तुमने दुरोशान की लाश को कहीं ले जाया था? अब तक लुओ एलियन को मजबूरन दुरोशान के बारे में बताना पड़ा कि उसने उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की थी। उसने ये भी बताया कि लुओ शूंग शूंग ने नकली नोट बनाकर उसे दुरोशान से मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन लुओ शूंग शूंग ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने सबूत मांगे। बिना अभी तुम्हारे पास है, वो गवाही दे सकती है। वे दोनों मालकिन और नौकरानी मिलकर मुझे लुओ एलियन को फंसाने की साजिश रच रही हैं। क्या आपके पास कोई तीसरा गवाह है? लेकिन सारे सबूत लुओ एलियन के खिलाफ जाते हैं, इसलिए शू चिंगफेंग को उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लेना पड़ा। लकड़ी की शेड में बंद लुओ एलियन अपने पिता की मौत से बहुत दुखी थी, लेकिन ठीक उसी पल उसने उस हाथ पर एक विशेष खुशबू महसूस की जिसने उसके पिता को छुआ था। पर उसके पास सोचने का समय नहीं था। हमेशा से उसकी फिक्र करने वाली दूसरी बहन नौकर के कपड़े लेकर आई और उसे भागने को कहा। पहले खुद को बचाओ, फिर मामले को दोबारा खोलने का मौका मिलेगा। मैं घर पर सुराग ढूंढती रहूंगी। लवलीन जानती थी अगर उस पर लगा झूठा आरोप नहीं मिटा तो वो जहां भी जाए पिता की हत्यारिन कहलाएगी और बहन शिव को भी उसे छोड़ने की सजा मिलेगी। ये सोचकर एलियन ने फिर सारथी से उसे वापस ले चलने को कहा, लेकिन जब वो नीचे उतरी तो पाया कि यह सारथी कोई और नहीं बल्कि वही जनरल शू चिंगफेंग था जिसने उसे दिन में कैद किया था। इसलिए असली हत्यारे को पकड़ने के लिए लुओ एलियन ने उसे अपने पिता पर चंदन पाउडर मिलने की बात बताई। हत्यारा जरूर जानता था कि पिताजी को दमा है, इसलिए उसने चंदन पाउडर से उनका दौरा पैदा किया।
केवल वही जो पिता को अच्छी तरह जानता है इस तरह से हत्या कर सकता है। तो क्या तुम्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है? लड़की ने पाया कि उसके पिता की हत्या करने वाला उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन जब वो जनरल को सिग्नल देने ही वाली थी तो उसकी निर्दयी बहन ने कैंडलस्टिक से उसे पीट दिया ताकि यह बात खुल न जाए। उसकी क्रूर चाची ने उसे चुप कराने के लिए मारने की कोशिश की। मेरी आंखों के सामने ऐसा खेल खेलने की हिम्मत तुम लोग हो? तुम लोगों ने पिताजी को मारा? क्या बकवास कर रहे हो? साफ तो है कि तुमने मारा। अपने पिता को मारने के बाद तुम्हें पछतावा हुआ और तुम डरकर आत्महत्या करने लगे। चाची जो ने अपनी बेटी शुंग शुंग को लुआ एलियन को पकड़ने को कहा। फिर उसने अपनी कमरबंद से उसका गला घोट दिया। ऐसे ही लोग परिवार की पूजा घर में इस निर्दयी माँ बेटी ने एलियन को जीवित ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो मरने ही वाली थी एलियन से स्नेह रखने वाले उसके चाचा ने आकर उसे बचा लिया। तुम उसे बचाओगे तो अपनी बेटी को मरना होगा। 18 साल पहले की उस बरसाती रात तुम शराब के नशे में हो। उस रात की बात क्या तुम भूल गए? इस पर एलियन को पता चला असल में चाओ आंटी पहले से ही उसके चाचा के साथ मिली हुई थी। यहाँ तक कि लुओ शुंग शुंग भी पिता की अपनी खून की बेटी नहीं थी। अब तक आते आते चाओ आंटी ने उसे अपनी बेटी और सौतेली बेटी के बीच चुनाव करने को कहा। लुओ जिझू ने शिव चिंगफे को बुलाने वाला सिग्नल उठा लिया, फिर उसे जोर से जमीन पर फेंक कर कुचल दिया। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। मैं तो शुंग शुंग की मदद करूंगी ही। हर इंसान स्वार्थी होता है। तुम दूजे काका से नाराज मत होना। इस पर लो जिझू ने एलियन का मुंह बंद कर दिया। फिर यहाँ की शराब की मिट्टियां तोड़ दो। जैसे ही मोमबत्ती की लौ जमीन पर गिरी एलियन जल्दी ही भयंकर आग से गिर गई और ये दो निर्दयी माँ बेटी एलियन के एकमात्र रिश्तेदार इस तरह मुड़कर चले गए। उनकी पीठ देखते हुए लुओ एलियन की आंखों में निराशा भर गई। शायद भगवान को दया आ गई। लुओ एलियन की मौत नहीं हुई, उसे शेन क्लियन की शेन जिशान ने बचा लिया। लेकिन क्लिनिक में एलियन के अलावा एक और लड़की भी थी, यानी शेन जिशान की बहन शेन दानकिंग। उसने हर तरकीब से ड्रैगन हर्ब लेकर बहन की जान बचानी चाहिए, लेकिन अफसोस वो फिर भी एक कदम देर से पहुंचा। उस वक्त दामकी का दिल बिल्कुल थक चुका था, जैसे तेल खत्म होती बत्ती। अगर एक ताजी कन्या का दिल दामकी को दे दे तो वो जाग सकती है, नहीं तो अधिक से अधिक 2 दिनों में उसकी आत्मा स्वर्ग से धार जाएगी। बूढ़े वैद्य ने शेन जिशान से अपनी बहन को बचाने के लिए एलियन को मारने को कहा, लेकिन जब वो हाथ उठाने ही वाला था तब वहां मौजूद संवेदनशील शेन दामकिंग नहीं चाहते थे कि उनके भाई के हाथ खून से सने हों और नहीं चाहते थे कि कोई और उनकी वजह से मरे। इसलिए उन्होंने अपनी यह बची खुची जान खत्म करने का फैसला किया। इस पल अपनी बहन को हमेशा अपने साथ रखने के लिए शेन जिशान ने बूढ़े डॉक्टर से गुप्त तकनीक से चमत्कारिक इलाज करवाया। शेन दामकिंग का चेहरा लुओ एलियन के चेहरे पर लगा दिया गया। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे बचाओ, मुझे जीना है। चाकू गिरते ही लुओ एलियन ने सामान्य लोगों से बर्दाश्त न होने वाला दर्द सहा, पर इस एहसास ने उसके बदले की इच्छा को और प्रबल कर दिया। कई महीनों बाद बूढ़े वैद्य की लगन हुई देखभाल से जिस लुओ एलियन का चेहरा बर्बाद हो गया था वो अब शेन परिवार के काफिले की बेटी शेन दामकिंग बन गई है। जागने के बाद लुओ एलियन ने अपने पिता की हत्या और अपने खत्म होने की बात शेन जिशान को बताई। असल में लुओ एलियन उस वक्त भाग सकती थी, लेकिन एक ऐसी औरत थी जिसे वो खुद भी नहीं जानती थी जो उसे मारना चाहती थी, और एलियन को पूरा यकीन है कि वो औरत ये बिल्कुल पहले वाली लो शुंग शुंग नहीं है। जब तुम भाग रही थी तभी कोई तुम्हें मारना चाहता था। उस हालात में तुम बचकर कैसे निकली? वो मेरा वफादार नौकर है। इस तरह बेन ने एलियन को बचा लिया, लेकिन वो खुद उसमें गिर गई और लो एलियन की जगह ले ली, और गिरते समय उसने लो एलियन का कड़ा भी खींच लिया। इसी वजह से लो परिवार को लगा कि मरी हुई लड़की सचमुच बड़ी बेटी लो एलियन है। उसने उसकी लाश को उस अव्यवस्थित कब्रिस्तान में भेज दिया जहां अक्सर जंगली कुत्ते घूमते रहते हैं। एक गोद लिए हुए पिता रो परिवार की पैतृक कब्रगाह में दफन होने के लायक नहीं है, लेकिन एक ही दिन में अचानक 2 लोग मर गए। चाची जो ने लुओ जिजो को तुरंत अदालत जाकर मामला रद्द करने के लिए कहा, और यह सब दोष उस लुओ एलियन के सिर मर दिया जिसे उन्होंने पहले ही जला दिया था, ये कहते हुए कि वो एक बदबूदार शादी में जाने से नाखुश थी, इसलिए उसने निर्दयता से अपने पिता को जहर दे दिया। चाची जुओ को लगा कि उनके अपराधों के बारे में किसी को पता नहीं है, लेकिन उसकी नापसंद दूसरी बेटी जब मंदिर में जांच करने गई तो उसे वहां चाओ आंटी का गिरा हुआ ताबीज मिला। यह मंदिर में कैसे आया? इस पर खून के धब्बे भी हैं। लड़की ने चेहरा बदलकर नई पहचान के साथ जन्म लिया। वो अपने दुश्मन के कपड़े का टुकड़ा लेकर कपड़े की दुकान में आई और दुकान के मालिक से पता चला ये कपड़ा दुकान में सिर्फ 3 बार आया है, उसके बाद से हमने कोई नया माल नहीं मंगाया है। इसके बाद शेन दामकिंग ने मालिक के कपड़ा लाने के अवसर का फायदा उठाया। उसने तेजी से कपड़े के रिकॉर्ड को फाड़ा और बाहर भाग गई। खाता बही पर लुओ शुंग शुंग का नाम देखकर लुओ एलियन, जिसने शेन दामकिंग का चेहरा अपनाया था, ने खुद और अपने पिता का बदला लेने की कसम खाई। हालांकि जब वो खाता बही जलाने ही वाली थी वो कपड़ा गलती से बाहर गिर गया। इस पर शेन दामकिंग को एहसास हुआ ये कपड़ा आसानी से नहीं जलता। क्या आपका मतलब है इसमें गुड़ का चूर्ण लगा है? इससे पता चलता है ये व्यक्ति पिता की मौत और आग दोनों से जुड़ा है। लो शुंग शुंग, तुम इतनी निर्दयी क्यों हो? शेन दामकिंग जानती थी हर साल ग्रहण ऋतु के बाद लो परिवार राजधानी के श्रीली को जन्मदिन की शराब भेजता है, इसलिए उसने फैसला किया रोजा परिवार के लिए बड़ी भेंट इस जन्मदिन की शराब से शुरू होगी। फिर शेन दामकिंग ने शेन परिवार के अंगरक्षक बेयूरो की बड़ी बेटी की हैसियत से रोजा परिवार की शराब धुलाई का व्यवसाय संभाला, लेकिन सहयोग की बातचीत के समय शेन दामकिंग जानबूझकर देर से आई। भले ही उसका शेन परिवार शाही अंगरक्षक बेयूरो रहा हो, क्या वो भी मेहनत करने वाला निचला वर्ग नहीं है?
इतनी अकड़ दिखाना वास्तव में हास्यास्पद है। कितनी बड़ी बात करती है कुमारी शूंग शूंग। क्या आप वही बात दोबारा दोहरा सकती हैं? फू। शेन दांगकिंग ने लुओ शूंग शूंग की अभी कही बात का फायदा उठाया और कीमत 20% बढ़ाने की बात कही। ये सुनते ही लुओ शूंग शूंग और लुओ जिझू ने उसे अचानक मनमानी कीमत मांगने वाला बताया। इस पर शेन दांगकिंग ने भी कोई जवाब नहीं दिया और रुक मोड़कर लुओ परिवार का काम न करने का नाटक करते हुए चलने लगे। लेकिन चौमोसी जानती थी कि उनकी कारवा का काम कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए उसने कीमत 10% बढ़ाने का वादा किया। 20%? 20% बहुत ज्यादा है। शेन जी, आपने कभी किसी को इतना बढ़ाते नहीं देखा। बस करो, अगर खराब हो गया तो मुआवजा भी देना पड़ेगा। इसके बाद शेन दांगकिंग ने लुओ परिवार की अफवाहों को शांत करने में मदद करने का बहाना बनाया। अभी स्वर्गवासी हुए श्रीमान लो की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने मंदिर जाना चाहती हूँ। पुनर्जन्म लेकर आइलो आइलियन पहली बार अपने पिता को श्रद्धांजलि देने आई है। सामने पड़ी उस ठंडी समाधि को देखते हुए बहनी को आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। आप इतने अचानक चले गए, अगर कोई अधूरी इच्छा रह गई हो तो मेरे सपने में आकर बता देना। इतना कहना था कि मंदिर के सारे दिए एक साथ बुझ गए। इस समय शेन दांगकिंग सीधे कहती है कि यह निश्चित रूप से मालिक लुओ की आत्मा का प्रकटीकरण है। उसकी शायद वास्तव में कोई अधूरी इच्छा है। ठीक इसी क्षण यानांग आकर सूचना देता है कि जब वो शेन परिवार के अंगरक्षक दल के लोगों के साथ किन्वन मिश्रण की जांच कर रहा था, वो किन्वन मिश्रण अचानक खून रिसा रहा था। सब कुछ लाल हो गया। वो लौट आई है, आत्मा प्रकट हुई है। तुम अपने होश में आओ। चौमोसी ने घबराहट छिपाते हुए शेन दांगकिंग को विदा किया और कहा कि खमीर खराब होने से कारोबार नहीं चल सकता। उसने अग्रिम राशि वापस करने को कहा, लेकिन अनुबंध होने के बाद अग्रिम राशि वापस नहीं होती। लाची माँ बेटी की जोड़ी मानने को तैयार नहीं थी। उसने शेन दांगकिंग को रोककर जाने नहीं दिया। लुओ परिवार में अजीब घटनाएं हो रही हैं और वे वादा तोड़ रहे हैं। अब तुम ताकत दिखाकर कमजोर को दबा रहे हैं। सीधे जबरदस्ती कहने से तुम्हें डर नहीं लगता कि बाहर बदनामी होगी? रोक घर के दरवाजे के भीतर जो होता है उसे कौन जान पाएगा? लेकिन आज की शेन दांगकिंग वो पुरानी लुओ आइलियन नहीं रही। उसने मिसेस जो और उसकी बेटी की चालें पहले ही समझ ली थी। लुओ शूंग शूंग को मारने के बाद शेन दांगकिंग ने आराम से उसे दरवाजे पर जांच करने के लिए आदमी भेजने को कहा। और हाँ, नौकर ने वापस आकर बताया कि शेन परिवार के गार्डों ने उन्हें देखते ही एक संकेत छोड़ा। उसी क्षण शेन दांगकिंग ने आगे कहा, जिसने वो संकेत प्राप्त किया वो जनरल शू चिंगफेक थे। उन्होंने कहा था कि मुझे किसी भी परेशानी में उन्हें बुलाने में संकोच नहीं करना चाहिए। तुम हमारे लुओ परिवार में इतनी रिश्ता दिखा रहे हो, अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें अधिकारियों के पास ले जाकर दंडित करवा दूंगा? ये घर के अंदर होने वाली बात है, बाहर कौन जान पाएगा? शेन दांगकिंग ने आसानी से चाची झो का चांदी ले लिया। जाते समय उसने लुओ शूंग शूंग का अपमान किया जिससे वो घृणा करती थी, लेकिन इससे पहले लुओ शूंग शूंग ने कभी इस तरह का अपमान नहीं सहा था, इसलिए वो शेन दांगकिंग से घृणा करती थी। अगले दिन दोनों एक छोटी दुकान पर मिले। कल के अपमान का बदला लेने के लिए लुओ शूंग शूंग ने जानबूझकर सबके सामने शेन दांगकिंग का अपमान किया। ये सारा बक्सा मैं ले लूंगा, इसे मेरे लिए पैक कर दो। ये मैं ले लूंगा, मैं 2 गुनी कीमत देता हूँ, 3 गुना, 5 गुना। ठीक है, तुम खरीद लो। शेन दांगकिंग ने लुओ शूंग शूंग को दंडित किया। उसने उसके बंडल में खरीदे गए पुरुषों के सूती कपड़े भी देखे। इससे उसने अनुमान लगाया कि लो जिझो किन्वन के लिए फिर से चावल लेने जाएगा, और सूती कपड़े देखकर अंदाजा लगाया कि वो शाचिंग की लानली काउंटी की ओर जा रहा है। इसलिए शेन दांगकिंग ने चावल लूटने का फैसला किया ताकि लो परिवार की आमदनी का रास्ता बंद हो जाए और वे मुश्किल में फंस जाएं। इन अव्यवस्थित लोगों के लिए शेन दांगकिंग के लिए यह आसानी से हासिल करना आसान था, लेकिन किसने सोचा था कि शू चिंगफेक बीच में ही आ धमकेगा। आधे रास्ते से सीखने वाली शेन दांगकिंग स्वाभाविक रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकी। जल्द ही शू चिंगफेक ने उसकी बाहों में चोट पहुंचा दी। चोटिल होने के बाद भी वो उत्तर में शेन कारवां एजेंसी तक दूर नहीं तैर सकती। लेकिन जैसे ही शेन दांगकिंग एजेंसी वापस पहुंची, शू चिंगफेक वहां आ धमका। मिलते ही उसने शेन जिशान से घर की सभी महिलाओं को बुलाने को कहा ताकि वो देख सके कि किसी के बाल गीले तो नहीं हैं। लेकिन नौकरानियों से पूछताछ करने के बाद शू चिंगफेक नहीं माने। उसे याद आया कि शेन जिशान की एक बहन है और उसने उससे मिलने पर जोर दिया। इतनी देर से बुला रहा हूँ, कोई मेरे लिए पानी लाओ। अरे दांगकिंग, तुम सब लोग यहाँ क्यों जमा हो? शेन दांगकिंग के बहते बाल देखकर और साथ ही यह जांचने के लिए कि क्या उसकी बाहों में चोट लगी है, शू चिंगफेक ने जानबूझकर उसे अपने लिए पानी डालकर चाय बनाने को कहा। दांगकिंग जनरल को चाय पेश करती है। धन्यवाद। आखिरकार शेन जोकिंग को अपने भाई के हत्यारे के कपड़े मिल गए, लेकिन इन कपड़ों पर सिर्फ पाबंद ही नहीं थे, बल्कि उनकी सिलाई की टाके भी उसे बेहद जानी पहचानी लग रही थी। इस पर उसके पास सोचने का समय नहीं था। जब उसने खाता वहीं पर माल के मालिक का नाम देखा, वो तुरंत वहीं जमकर रह गई। लेकिन पहले जब उसने पता लगाया था तो शूंग शूंग ही थी जिसने शोपियान फैंग से कपड़े बनवाए थे। इसलिए सच्चाई जानने के लिए शेन दांगकिंग शूंग शूंग की कैद की कोठरी में पहुंची और उससे पूछा कि क्या उसने 6 महीने पहले शोपियान फैंग से एक सूट बनवाया था। मैंने कपड़ा बनवाने के बाद उसे पहनकर देखा था। ये डिजाइन बदसूरत लगता है, बस किसी और को फेंक दिया। किसको? C3। बस किसी और को फेंक दिया, किसको? ये मुझे कहाँ याद रहेगा? उससे सच उगलवाने के लिए और दबाव डालने हेतु शेन दांगकिंग ने झूठ बोला कि इसमें पश्चिमी जहरीली मधुमक्खियां हैं। बस उसका एक डंक और शरीर सूज व फफोले से भर जाएगा। जीवन भर के लिए बदसूरत निशान रह जाएंगे। सुंदरता पर हमेशा ध्यान देने वाली लो शूंग शूंग बहुत डर गई। ध्यान से सोचने पर
उसने बताया कि वो कपड़ा अपनी दूसरी बहन शूई को दे दिया था। झूठ बोलना, वो ऐसा नहीं कर सकती। लगता है तुम इसका स्वाद चखना चाहते हो, है ना? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पहनने के लायक नहीं है वो कपड़ा। मेरी माँ ने तो सब कुछ शाहरुख को दे दिया है। लेकिन अभी भी शेन दांकिंग यकीन नहीं करना चाहती कि उसकी हमेशा साथ रहने वाली छोटी बहन ही उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है। फिर उसने लो शूंग शूंग का कंधा खोलकर देखा, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था। बल्कि इससे पहले उसने देखा था कि लो शाहरुख के कंधे पर आग का निशान है। सबसे करीबी व्यक्ति के विश्वासघात से शेन दांकिंग का दिल ठंडी राख की तरह हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी उसने शिव के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था, फिर उसने उसके पिता और उसे मारने की साजिश क्यों रची? क्यों? यह वो क्यों है? शेन दांकिंग का अंदाजा सही था। मिस्टर लुओ की हत्या करने और उसे मारने की कोशिश करने वाली वास्तव में यह उपेक्षित दूसरी बेटी ही थी। वास्तव में लुओ शुआ लुओ मास्टर की असली बेटी नहीं है। वो झो दादी और उसके पूर्व पति की संतान है। क्योंकि झो दादी अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो हमेशा उससे दूरी बनाकर रही और उसकी उपेक्षा करती रही। मुझे केवल नम्र बनकर तुम्हारी और पिताजी की खुशामद करनी पड़ती थी, लेकिन अगर मैं धूल के समान तुच्छ भी हो जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? शादी के लिए योग्य उम्मीदवार ढूंढते समय तो फिर भी मेरे पास ही आए ना। लेकिन शुआ को यह नहीं पता था। शुरू में मिस्टर लो वास्तव में नहीं चाहते थे कि वो जबरन शादी करे। उन्होंने पहले ही पर्दे के पीछे उसे बचाने की योजना बना ली थी। दुर्भाग्य से इससे पहले कि मिस्टर लो अपनी व्यवस्था बता पाते, शारू सहन नहीं कर पाई। जैसे ही वो बाहर भागने और पीछा करने लगी, मिस्टर लो ने उसके शरीर से अगरबत्ती पाउडर वाली सुगंधित थैली खींच ली। लेकिन अंदर की अगरबत्ती पाउडर ने मिस्टर लो का अस्थमा भड़का दिया। शुरू में शेर ने अपने पिता को बचाना चाहा, लेकिन जब उसे याद आया कि पिता उसकी मृत्यु के बाद विवाह करवाना चाहते थे, तो इस पिता के प्रति जिसने उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, उसके मन में हत्या का विचार आया। शेर ने अगरबत्ती का चूर्ण एक मुट्ठी में उठाया और जोर से अपने पिता के चेहरे पर दबा दिया और इस तरह उसकी हथेली में लाओ धीरे धीरे संघर्ष करना बंद कर दिया। मैंने उससे विनती की थी, लेकिन फिर भी वो मुझे जाने के लिए कहता है। हालांकि पिता की मौत ने लुओ शुआर के विवेक को नहीं जगाया। उसकी समझ में दूसरों से बेहतर जीवन जीने के लिए हर तरह के साधन अपनाने चाहिए। उसने पहले लुओ शुंग शुंग की दराज में खुशबूदार पाउडर रखकर उस पर इल्जाम लगाया, क्योंकि शुआर जानती थी कि भले ही भेद खुल जाए, चाओ आंटी हर कीमत पर उसे बचा लेगी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था बड़ी बहन लुओ आइलैंड को हत्यारा समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए लुओ आइलैंड की जांच रोकने के लिए लुओ शुआर ने भी उसे मारने का फैसला किया और पहले लुओ जिजो और चाओ आंटी के घर की आग निस्संदेह उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। लुओ आइलैंड को संघर्ष करते उठते देखकर उसने जमीन से जलती लकड़ी उठा ली और दोबारा अंदर जाकर उसे चोट पहुंचाई। आग लगाकर तुम्हें चोट पहुंचाने वाला मैं नहीं था। तुम मुझ पर शिकायत नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें जीने का मौका दिया था। तुम खुद ही मौत को बुला रही थी। बाद में जब उसने आंटी झू का बुना हुआ फंदा देखा, उसने जनरल शिव के हाथों से और लुओ शुंग शुंग को खत्म करने की योजना बनाई। लेकिन आंटी झू ने सब पता लगा लिया और सबूत जला दिए। हालांकि लुओ शुअर को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि यह लोक परिवार अंततः उसकी मुट्ठी में होगा। दूसरी ओर जब आंटी झू को पता चला कि लुओ शुंग शुंग को जेल में मधुमक्खियों ने काट लिया है, वो बेहद घबरा गई और बेहोश हो गई। ये खबर सुनकर लुओ शुंग फिर से एक आज्ञाकारी बेटी बनकर उनकी देखभाल करने पहुंची। लेकिन आंटी झू उसे पसंद नहीं करती थी। लाल नाशपाती सूप को देखकर आंटी झू को लगा कि उसने उन्हें जहर दे दिया है। तभी लुओ शुंग ने अपनी घायल बांह दिखा दी। वैद्य ने कहा कि जल्दी ठीक होने के लिए मनुष्य के लेखन की औषधि की आवश्यकता है। दूसरी कन्या ने बिना कुछ कहे अपनी कलाई काट ली। उसने नाशपाती की शोरबे में खून की बूंदें टपकाई। लुओ शुआर का कार्य वास्तव में श्रीमती झू को थोड़ा प्रभावित कर गया। हालांकि वो भाग निकली थी, शुआर को पूरा विश्वास था कि उसकी निर्दयी मां उसे वापस बुलाने के लिए किसी को भेजेगी। नौकरानी की आवाज सुनते ही लो शुआर के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। जब वो चाओ आंटी के सामने पहुंची, लो शुआर फिर से वही कमजोर और दयनीय लो परिवार की दूसरी बेटी बन गई। जब शूंग शूंग वापस आएगी, तुम बहनें एक दूसरे का सहारा बनना। मैं निश्चित रूप से अपनी छोटी बहन की अच्छी मदद करूंगी। उस आदमी ने जानबूझकर शेन दांकिंग को पानी में धकेला, बस ये देखने के लिए कि वो तैरना जानती भी है या नहीं। लेकिन रो आइलैंड जानती थी कि असली शेन दांकिंग तैरना नहीं जानता। इसलिए अब चाहे जितनी भी कोशिश कर ले शू चिंगफेक, वो अपना राज नहीं खोल सकती। जब सब इतने निर्दयी हैं, तो मुझे तुमसे भी ज्यादा निर्दयी बनना होगा। मैं दांव लगाती हूँ, तुम मुझे सच में मारोगे नहीं। ऊपर आ जाओ। जब ये दोनों देख रहे थे कि कौन ज्यादा देर सह सकता है, तभी शेन जिशान आ गया। उसने साफ कहा कि उसकी बहन को बचपन से पानी से डर लगता है। वो उसे बचाने के लिए बेताब हो रहा था, लेकिन शू चिंगफेक ने कहा कि अगरबत्ती जलने तक उसे कुछ नहीं होगा। मजबूरी में दोनों पानी में कूद गए। ठीक उसी समय जब शेन दांकिंग हार मानने वाली थी, उसे धुंधली आंखों से अपना भाई बचाने आता दिखाई दिया। जनरल शू, अभी अभी मेरी बहन की जान खतरे में थी। अगर उसे तैरना आता तो वो कभी डूबने की स्थिति में नहीं फंसती। अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है तो कृपया सबूत पेश करो, वरना अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। इस घटना के बाद शू चिंगफेक शेन दांकिंग के बारे में भी अनिश्चित हो गया, क्योंकि कोई भी अपनी जान से खेलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर उसका दिल मजबूत है तो चाहे कुछ भी हो, वो अपना असली रूप कभी नहीं दिखाएगी। दूसरी ओर रोजी ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसे अपने चाचा से पता चला कि डाकू की हिस्ट्रेल ऊपर की ओर खींची हुई थी, तो उसे यकीन हो गया कि लो शुंग शुंग बेकसूर है, क्योंकि बचपन में सुंदर दिखने की चाह में उसकी गर्दन और सिर की त्वचा जल गई थी। तब से वहां एक उंगली के बराबर निशान रह गया है। शुंग शुंग हमेशा बालों से उसे ढकने की कोशिश करती रही, इसलिए ऐसे बालों की स्टाइल जैसे कि ऊपर की ओर जोड़ा वो बिल्कुल नहीं बना सकती।
इसके बाद लोशो और सबूतों को संगठित करने चली गई। इसी समय आंटी जो ने भी बात रख दी, अगर इस बार वो सच में शूंग शूंग को बचा लेती हैं तो ये उसकी परीक्षा पास करने के बराबर होगा। दूसरी तरफ लुओ जिजू ने बताया कि उस महिला डाकू के सिर पर कोई गहना नहीं था और उसने आकाश की ओर एक जोड़ा बांध रखा था। तो शिव चिंगफे के दिमाग में सबसे पहला नाम आया शेन डेंके, शेन ट्रांसपोर्ट ब्यूरो की। तुरंत ही उसने शेन डेंके को उत्तर पूर्वी शहर के बाहरी इलाके में मिलने के लिए बुलाया। उत्तर पूर्वी शहर का बाहरी इलाका वो जगह है जहां आधे शहर के डाकू दिखाई देते हैं। लगता है मैं पिछली बार उसकी शंकाओं को पूरी तरह दूर नहीं कर पाया। ये खतरनाक मुलाकात टाली नहीं जा सकती। दूसरी ओर शिव चिंगफे वहां पहले ही पहुंच गया था और देख रहा था। उस समय एक और डाकू गिरोह था। वो निशानों का पीछा करते हुए एक खुले मैदान में पहुंचा। यहाँ शू चिंगफेंग ने वहां छुपे हुए कई जालों को सक्रिय कर दिया। उसकी क्षमता के अनुसार इनसे निपटना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन ठीक इसलिए क्योंकि यह जगह इतनी सुरक्षित थी। शू चिंगफेंग को यकीन हो गया कि यहाँ जरूर कोई रहस्य छुपा है। पर जिस क्षण वो इस रहस्य को उजागर करने वाला था, पीछे छिपे 3 लोग आखिरकार सामने आ गए। इस पेड़ के नीचे कुछ था, है ना? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खुद खोद कर निकालो। अगर मैं नहीं निकालू तो ये तुमसे सलाह नहीं है। शू चिंगफेंग ने अकेले 3 का सामना किया। हालांकि वो बिना चोट के रहा, लेकिन उसे कोई फायदा भी नहीं हुआ। लेकिन ठीक उसी समय जब उस पर पीछे से हमला हुआ और वो सफल होने वाला था, वहां पहुंची शेन दांगकिंग ने हस्तक्षेप करके उसे बचा लिया। अपने सामने खड़े पहाड़ी डाकुओं को देखकर शेन दांगकी के मन में उन्हें बलि का बकरा बनाने का विचार आया। इसलिए उसने जानबूझकर चूक कर दी और महिला डाकू की बंधक बन गई। इस समय डाकुओं का ध्यान हटाने के लिए शू चिंगफेंग ने दिखावा किया कि शेन दांगकिंग महज एक मामूली संदिग्ध है। तो मैं तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक संदिग्ध हूँ। हम तो पुराने जान पहचान वाले हैं। मेरी हैसियत क्या है ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। अब मुंह फेर लिया, इनकार कर रही हो क्या? जल्दी करो, उसे मार डालो मेरी मदद से। उन दोनों के एक दूसरे का साथ देने से शू चिंगफेंग ने अपनी तलवार से महिला डाकू का अंत कर दिया। फिर शू चिंगफेंग पेड़ के नीचे चला गया। 6 महीने पहले शेन परिवार के खोए हुए डाक बॉक्स का पता चला है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो अंदर से बिल्कुल खाली था। तुरंत शू चिंगफेंग ने अपने आदमियों को बॉक्स सुरक्षित रखने का आदेश दिया। शेन दांगकी को इसके बारे में मत बताना। अपनी वजह से घायल हुए शेन दांगकी को देखकर शू चिंगफेंग के मन में उसके प्रति सारे संदेह दूर हो गए और वापस जाने के बाद शेन दांगकी जानता था कि अब शू चिंगफेंग उस पर नजर नहीं रख रहा है। अब मैं पूरे मन से लुओ परिवार से बदला लूंगी। पहले मैं उन्हें आपस में लड़ने दूंगी, कुत्ते की तरह एक दूसरे को काटेंगे। फिर एक एक करके उन्हें तबाह करूंगी। मैं अपनी हर चीज ब्याज समेत वापस लेकर रहूंगी। दूसरी ओर रोसी ने शूंग शूंग को बचाया। उसने आंटी जुओ का विश्वास हासिल कर लिया, इसलिए उसने उसे पारिवारिक दवाखाना अमृत मंदिर संभालने को दिया। लेकिन इससे घमंडी शूंग शूंग नाराज हो गई। कुछ दिन नहीं मिले, अभिनय का हुनर तो बढ़ गया है, तुम्हारा ये बनावटी रवैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगले दिन लो शूंग शूंग के पास पैसे कम पड़ गए। उसने नौकरानी से उसके भाई की जान बचाने वाले पैसे छीन लिए और अपना चेहरा पतला करने वाली सांप की जहर की 3 डिब्बियां खरीद ली। लेकिन ये 20 तोला चांदी लो शूंग शूंग के लिए शायद ये कुछ भी नहीं है, लेकिन शुशियन के लिए वो उसके भाई की जान बचाने वाली रकम थी। लेकिन जब मिसेस जुओ को पता चला, उसने न केवल अपनी बेटी को नहीं समझाया बल्कि शुशियन को बाहर निकाल दिया। ये बात जानने वाली शुई इस मौके का फायदा उठाकर उसे सही काम पर ध्यान देने को कहती है। हर रोज बस घर में ही रौब दिखाते हो, तुम सोचते क्यों नहीं? उन लोगों का जवाब कैसे दो जिन्होंने तुम्हें जेल भिजवाया? तुम्हारा मतलब क्या है? मैं जेल गई क्योंकि किसी ने मेरे साथ षड्यंत्र किया, रोजाली ने सीधे कहा। उसे जेल में डालने का कारण ये सब एक डेस पाउडर के डिब्बे से शुरू हुआ था और यह पाउडर डिब्बा शेन दांगकिंग ने जानबूझकर उसे दिया था। इस दौरान राव परिवार से विवाद रखने वाला एकमात्र व्यक्ति उस शेन दांगकिंग के अलावा और कोई नहीं है। लुओ शुआ को यकीन है कि पीछे शेन दांगकिंग का ही हाथ है। उसने ये षड्यंत्र रचा है। मैं कई दिनों से सोच रही हूँ पर समझ नहीं पा रही वो राव बहन के खिलाफ हर कदम पर क्यों है। इस मामले में हमें एकजुट होकर बाहरी दुश्मन से निपटना चाहिए। उस शेन दांगकिंग से निपटने जाओ। शेन दांगकिंग बिल्कुल उस नौकरानी जैसी है जिसे दुश्मनों ने बाहर दे दिया। वफादारी दिखाने के लिए नरगिस ने आदरणीय जुओ का राज उगल दिया। पता चला कि लुओ शुंग शुंग सिर्फ 7 महीने की थी जब समय से पहले पैदा हुई, लेकिन लुओ शुंग शुंग का जन्मदिन 5 अक्टूबर है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है आदरणीय जुओ वास्तव में मार्च में गर्भवती हुई थी, लेकिन मार्च में लो जीजुओ बाहर चावल खरीदने गया था और घर वापस नहीं आया। लो शुंग शुंग बिल्कुल भी लो जीजुओ की सगी बेटी नहीं है और लो जीजुओ को हमेशा से अंधेरे में रखा गया। जो यिन यांग का भंडाफोड़ करने के लिए, उसके और लो जीजुओ के बीच के रिश्ते को बिगाड़ने के लिए शेन दांगकिंग शुइत्सिन के साथ उस दाई से मिलने आई जिसने जो यिन यांग का प्रसव करवाया था। लेकिन यहाँ हर जगह भूख से पागल दिखा रही हैं। तभी एक बूढ़ी दादी खुद आगे आती है, कहती है कि वो उन्हें इंसान ढूंढने ले जाएगी। शेन जोकिंग को शक होने लगता है, रास्ता गलत लग रहा है। वो उससे पूछता है कि ली वेनपो के बेटे की क्या हालत है, लेकिन ये बूढ़ी दादी नहीं जानती कि ली वेनपो का कोई बेटा नहीं है। वो तो शेन दांगकिंग की बात को आगे बढ़ाने लगती है। इस समय शेन दांगकिंग को पूरा यकीन हो जाता है सामने वाली बूढ़ी औरत असल में उसकी राह दिखाने वाली नहीं थी। तुम भी इतनी बेवकूफ नहीं लगती। बेटिया हम जल्दी चले, देर हो गई। बेटी वो उन भिखारियों के साथ मिली हुई है। अगर पहले होता ये लोग शेन दांगकिंग के मुकाबले का कुछ नहीं थे, लेकिन अब उसके पैर का घाव ठीक नहीं हुआ है, इसलिए इन लोगों का सामना करने में उसे थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक उसी पर जब शेन दांगकिंग पर हमला होने वाला था, शू चिंगफिंग वहां आ गया और उसे बचा लिया।
शेन दांगकी को यह उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी मेहनत से उसका पीछा कर रहा था, सिर्फ उसे दवा देने के लिए। शू चिंगफेक से अलग होने के बाद शेन दांगकी ने पूछताछ कर ली वेन पो के भतीजे को पता लगा लिया। वो बुजुर्ग महिला पहले ही उस परिवार के पास चली गई है जिसके यहाँ उसने प्रसव करवाया था। आराम की जिंदगी जीने चले गए हैं। राठौर परिवार हमसे आगे निकल गया है। तो अफवाहों को खत्म करने के लिए आज शुंग शुंग के जन्मदिन पर आंटी जो ने दाई को बुलाया और खाने की मेज पर उसे जोर देकर कहा कि वो शुंग शुंग के चांदी के महीने में पैदा होने की बात बार बार दोहराए। इसका मकसद था लो जिजो को इस बात पर पूरा यकीन दिलाना कि शुंग शुंग उसी की बेटी है। इस पर बेहद खुश लो जिजो। उसने शुंग शुंग के लिए कीमती गहनों का एक सेट भी तैयार करवाया था। ठीक उस समय जब पूरा परिवार खुशी में डूबा हुआ था, एक नौकरी ने बाहर से खबर दी कि एक ज्योतिषी तीसरी युवती के जन्मदिन की बधाई देने आया है। इस पर लो शुंग शुंग को लगा कि यह वही पुराना ज्योतिषी है जिसे वो जानती है, इसलिए बिना किसी संदेह के उसे अंदर आने दिया। देखते ही देखते वो ज्योतिषी आ गया। पहले भूत प्रेत का नाटक किया, फिर तुरंत लो जिजो के बारे में बोला। आज निश्चित ही खून खराबा होगा। इन अजीब भूत बावले बाबाओं की बातों पर यकीन मत करो। ये गरीब साधु कभी झूठ नहीं बोलता। चेहरे का रंग असंतुलित है, माथा काला पड़ गया है। यही तो मुसीबत आने का पहला संकेत है। रोजिजो गुस्से में आकर शुंग शुंग का जन्मदिन का तोहफा तोड़ देता है। ये देखकर शेन सुअन से तुरंत कहता है कि वो और शुंग शुंग एक दूसरे के लिए अशुभ हैं। वो शुंग शुंग के 7 महीने में पैदा होने की बात भी बता देता है। मैं शुंग शुंग की असली माँ हूँ। शुंग शुंग की प्रसूति कराने वाली दाई वेपो भी यही है। क्या हम नहीं जानते कि शुंग शुंग पूरे समय में पैदा हुई थी या नहीं? पता चला कि यह सब भविष्यवक्ता की कही हुई बातें। वास्तव में शेन दांगकिंग ने पहले ही उसे समझा दी थी ताकि हमेशा सतर्क रहने वाले लुओर जिजुओ के मन में शक पैदा हो जाए। जैसा कि शेन दांगकिंग ने सोचा था, लुओर जिजुओ के मन में संदेह जड़ पकड़ने लगा। उसने लुओर शुंग शुंग को कमरे में बुलाया और फिर मौका देखकर चाय का कप तोड़ दिया, उसकी उंगली काट दी। रोजिशु ने फिर से अपना खून कटोरी में टपकाया। वो कटोरी में मिलते हुए खून को देख रहा था। रोजिशु के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसे पता नहीं था जो कुछ भी उसने देखा था वो सब रोशा और जोशी की पहले से रची हुई साजिश थी। जब रोशा ने सुना कि रोजिशु को नए चाय की कप चाहिए तो रोशा ने पहले ही फिटकरी मिला पानी उसकी कप में डाल दिया था। इस तरह किसी का भी खून एक साथ मिल सकता है। चूंकि दूसरे चाचा को अब शुंग शुंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर शक नहीं है तो इसलिए दाई का कोई उपयोग नहीं रह गया है। तुम्हारा मतलब है? दूसरी ओर ये जानकर कि लोग परिवार में कोई असामान्यता नहीं है, शेन दांगकी को समझ आ गया कि किसी ने जरूर छेड़छाड़ की है। उसने अनुमान लगाया कि मिसेस जो जरूर इस रहस्य को छिपाने के लिए ये दाई को मार डालेंगी, इसलिए उसने लुओ परिवार की कार्यवाही करने से पहले दाई को ढूंढने का फैसला किया। लेकिन उसी पल शू चिंगफेक फिर से प्रकट हो गया। लुओ परिवार दाई को मारना चाहता है। मुझे डर है कि यह सभी अंदर ही हमला कर देगा। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने दाई को बचा लिया जिसकी हत्या होने वाली थी। तो शेन दांगकिंग ने लुओ जिजो को अकेले बाहर बुलाया। उसके साथ स्वाभाविक रूप से दाई भी आई। दरअसल तीसरी युवती पूरे महीने की नहीं थी, वो समय से पहले पैदा हुआ जुलाई का बच्चा है। उसने मेरा जुआ का कर्ज चुकाने का वादा किया था। मैंने मालकिन पर भरोसा किया लेकिन उन्होंने वादा तोड़ दिया। उसने बाहरी खेत में लोग भेजे, वो मुझे मारना चाहती है। ये बातें सुनकर रो जिजो के मन में भारी गुस्सा उठा, लेकिन सच्चाई जांचने के लिए उसने रो शुंग शुंग को जियुन लाउंज में बुलवाया। लेकिन जो ने देख लिया। हर संभव सावधानी के तौर पर वो और लो शुंग ये भी तुरंत पीछे पीछे गई। जैसे ही लो जिजो ने लो शुंग शुंग को देखा उसने तुरंत शुंग शुंग की उंगली काट दी और पानी में खून की बूंद टपकाई। वाकई शेन दांगकी के अनुमान के मुताबिक इस बार उन दोनों का खून नहीं मिला। तू एक धोखेबाज कमीनी है। सच्चाई जानकर रो जिजो बहुत उत्तेजित हो गया। पता चला कि जो परिवार हमेशा से उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुए था। ये सोचते ही रो जिजो ने ठान लिया कि जो परिवार को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन जब वो रो शुंग शुंग को मारने ही वाला था तो शुंग शुंग ने पास के मोमबत्ती दांग को उठा लिया और उसी से उसे मार डाला। शेन दांगकिंग ने रॉजियर के दूसरे बड़े साहब की हत्या कर दी। रो जिजो, हमारा अधिकारी तुम्हें गिरफ्तार करने आया है। रो जिजो, हमारा अधिकारी तुम्हें गिरफ्तार करने आया है। तुमने ही उसे प्राइवेट रूम में बुलाया था। हत्यारा तुम हो। शेन दांगकिंग ने रो शॉ की क्रूरता को कम आंका। उसने दुर्लभ पश्चिमी विषैली मकड़ी शेन दांगकिंग पर फेंक दी। कहते हैं कि उसका एक कांटा ही काफी है। 2 घंटे के भीतर मौत निश्चित है। जमीन पर गिरी हुई सोने की मरहम की दवा को देखते हुए शेन दांगकिंग ने शू चिंगफेक से मदद मांगने का सोचा, इसलिए उसने पहरेदार को पैसे से ललचाया और उसे काट भी लिया और धमकी दी कि अब वो भी उसी की तरह जहर से ग्रस्त है और उसके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। अगर जिंदा रहना है तो तुरंत जनरल शू के पास जाओ और शेन परिवार के मशहूर हकीम मियाओ के पास। इस तरह शेन दांगकिंग ने अपनी बुद्धि से अपनी जान बचाई। हर बार तुमसे मिलने पर मुसीबत क्यों आ जाती है? मैं जल्दी से यहाँ आया, सोचा था कि अपनी रक्षक बनकर आऊंगा। एक और बात है, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। पहले तुम्हें बचाते हैं, बाद में बात करेंगे। लेकिन शेन दांगकिंग सम्मान से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए उसने शू चिंगफेक से लुओ जिजो को ढूंढने में मदद मांगी। बस उसे ढूंढो, सच स्वयं सामने आ जाएगा। दूसरी ओर उसे अपने चाचा की जीवित होने की खबर मिली। यहाँ तक कि जनरल शू भी उसे तलाश रहे हैं। लो शुंग शुंग बहुत घबरा गई। तो लो शुंग शुंग ने मिसेस जो को एक युक्ति सुझाई। अगर शू चिंगफेक से पहले लो जिजो को ढूंढ लिया जाए तो ये सब खतरा टल जाएगा। लेकिन भेजे गए नौकरों ने पूरा दिन ढूंढा, रोजिजो की कोई खबर भी नहीं है। उस आदमी को ढूंढना ही होगा। ढूंढते रहो। जनरल शू से मिलते समय रोजिजो ने तुरंत जो और उसकी बेटियों द्वारा उस पर लगाए गए झूठे आरोपों के बारे में बता दिया।
जब रो शूंग शूंग ने उसे मार गिराया था तब वो मरा नहीं था, बल्कि उसने तीनों माँ बेटियों की शेन दांगकिक पर दोष मरने की योजना भी सुन ली थी। वो मूल रूप से ज़ुज़ुफू से मदद मांगने जाना चाहता था, लेकिन फिर उसने सुना कि जो और बाई ज़ुज़ुफू मिलीभगत कर रहे हैं, इसलिए उसने पहले मरने का नाटक करके अपनी जान बचाई। फिर जब कोई नहीं था वो भाग निकला। तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारी बात सच है मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा। इस समय तीनों बेचैनी से बैठे होते रहे जैसे गर्म तवे पर चींटियां। तभी ठीक इसी वक्त शू चिंगफेग ने उन्हें कचहरी ले जाने का आदेश दिया। सबके सामने लुओर जिझो को अदालत में पेश किया गया। अब तक आ चुके हैं। मिसेस चू ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया, और यह भी कि लुओर जिझो ने उसके साथ बलात्कार किया था। तुमने पहले मुझे बहकाया, तुमने मुझे बहकाया। क्या मैं शराब पीकर तुम्हारे कमरे में गया था? क्या मैं मर गया? मौत ने तुम्हें दबा दिया। तुम लुओर जिझो को धकेल नहीं सके। तुम्हारी हिम्मत है कहने की, पर जिम्मेदारी लेने की नहीं। तुम सच में मर्द नहीं हो। उन्हें यहाँ एक दूसरे से लड़ते देख रही है। पीछे शेन दांगकिक बहुत खुश है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि झो शिजिंग इतना साहसी होगा। उसने न्यायालय में ही लुओर जिझो को मारकर मुंह बंद कर दिया। लुओर जिझो को मैंने मारा है। शेन दांगकिक पर झूठा आरोप लगाने वाला भी मैं ही हूँ। ये सब कुछ मैंने अकेले किया है। इसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह बिना किसी सबूत के झो ने अपनी बेटी के अपराध स्वीकार कर लिए और सभी अपराधों की सजा पाई। उसे शरद ऋतु के बाद मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अब उसकी दुश्मन सिर्फ चालाक लोशवार है। शेन दांगकिक ने कसम खाई कि उसे अपनी आंखों से देखना होगा वो सब कुछ जो उसने हर हाल में पाने की कोशिश की थी। धीरे धीरे सब कुछ खो जाए, शिव चिंगफेग की जान बचाने की कृपा का बदला चुकाने के लिए। शेन दांगकिक अपने भाई को लेकर उसे होटल में खाने पर बुलाया और साफ कहा कि शिव चिंगफेग ने उसे लुटेरी समझा। शायद इसलिए क्योंकि शेन परिवार का राजकीय कारवा पहले खो गया था, और यही उसका लियाओचिंग लाने का उद्देश्य भी है। जनरल, आपकी जांच में मुश्किल आ रही होगी। नहीं तो सच्चाई सामने आ चुकी होती और आप लियाओचिंग छोड़ चुके होते। पहले शेन परिवार के शाही काफिले की चोरी की घटना याद आती है। ठीक उसी समय मुझे जहर दिया गया था। ये दोनों घटनाएं एक ही गिरोह ने की होंगी। हमारा लक्ष्य उस शाही ट्रंक को पाना है, इसलिए शेन दांगकिक चाहते हैं कि वे दोनों साथ मिलकर काम करें, एक ही उद्देश्य के लिए। मैं पूरी ताकत से कोशिश करूंगा ताकि तुम और तुम्हारी बहन मुझसे निराश न हो। दुष्ट चाओ आंटी ने अपनी बेटी के अपराध की सजा खुद भुगत ली और जेल में बंद हो गई। जब उसे पता चला कि सिर्फ 2 लाख टके देकर वो आजाद हो सकती है, उसने बिना सोचे समझे अपना छुपा हुआ खजाना लुओ शॉर को बता दिया। मालिक की कब्र के दक्षिण पश्चिम कोने में एक नई कब्र है। उसमें लुओ परिवार का सोना चांदी और खजाना दफन है। उसमें कम से कम 1,50,000 तोले हैं। तुम उसे खोदकर निकालो और मुझे यहाँ से बचाओ। दरअसल लुओ शॉर झो को बचाना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ उसे खजाने का ठिकाना बताने की चाल चल रही थी। उसने तो पहरेदारों को खास रियायत न देने के लिए कहा था। इतना बुरा काम करने के बाद उसे इंसानों जैसा बर्ताव नहीं मिलना चाहिए। तुमने 1.5 लाख रुपये छुपा रखे थे, बड़े अफसोस की बात है। साजिशें रचते रहते हो, आखिरकार तुम मेरी साजिशों को मुकाबला नहीं कर सके। बस तुम। सारा सोना चांदी, सारा खजाना अब मेरा है। वापस जाकर रोसी ने पिता की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का बहाना बनाया। न सिर्फ उसने अपने हाथों से मारे गए पिता का अपमान किया, और झो परिवार के छिपाए हुए सारे चांदी के सिक्के भी खोद निकाले। इस वक्त लो शूंग पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसने सारे सोने चांदी और जेवरात अपने ऊपर लपेट लिए, लेकिन शेन दांगकिक जानती थी कि लो शूंग ढूंढ करने में माहिर है, इसलिए मां को बचाने का उसका यह नाटक उसकी नजरों से बच नहीं पाया। उससे निपटने के लिए शेन दांगकिक ने गल्लूटांग के सामने एक दुकान खरीद ली। मुझे लो परिवार की शराब की दुकान वापस लेनी है। मैं अपनी सबसे अच्छी शराब बनाने की कला से उस लुओ शॉर के सामने सीधी प्रतिस्पर्धा करूंगी। मैं उससे मेरा उधार दोगुना वापस लेकर रहूंगी। अगले दिन जब लुओ शॉर ने डेंकिंग वाइनरी के उस बोर्ड को देखा तो उसने चुपके से दुकान के मकान मालिक को रिश्वत देकर शेन डेंकिंग से झगड़ा करवाया। उसने सोंग गाइन्यांग को भी मनमानी कीमत मांगने के लिए उकसाया और शेन डेंकिंग से 500 तांबे के सिक्के मांगने को कहा। ठीक उसी समय जब वो दुविधा में फंसी हुई थी, पास में खड़ी या शुई शेन ने गुजरते जनरल जू को देखा, इसलिए जानबूझकर जोर से बोली कि जनरल की महल से पैसे लेने जाऊंगी। मैं तुमसे कहती हूँ, हमारी युवती तो जनरल शिव की प्रिय है। जनरल शिव रोज हमारी युवती के पीछे पीछे घूमते हैं, बेहद चापलूसी करते हैं। क्या तुम भी उनके बारे में मनमानी बातें कर सकते हो? ध्यान रखो, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, युवती। इस पल शेन दांगकिक ने नहीं सोचा था कि शिव चिंगफेग उसके ठीक पीछे खड़ा है। आंखें मिलते ही दोनों की नजरों में एक अजीब सा प्यार उभर आया। मकान मालकिन को पूरी तरह बेवकूफ बनाने के लिए शिव चिंगफेग ने फिर से उनके सामने पूरा नाटक किया। इस मौके का फायदा उठाकर शेन दांगकिक ने फिर से उन 500 चांदी के सिक्कों का जिक्र किया। ये सब एक गलतफहमी थी, बस एक गलतफहमी। मिस शेन, तुम लोग बनावट करते रहो। बनावट, बस बनावट। क्या बनावट कर रही हो? सजावट। फिर मुसीबत से बचने के लिए मिस्टर सोंग ने रहस्य खोल दिया कि लुओ शॉर ने उसे ये सब करने के लिए कहा था, तो ताकि शेन दांगकिक का स्टोर आसानी से खुल सके और यह भी कि लोग जान सके कि मैं उसका सहारा हूँ। शू चिंगफेग ने दुकान की सजावट में शेन दांगकिक की मदद करने का फैसला किया, लेकिन इस गरीबी सहयोग के दौरान ही उन्होंने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा। शेन दांगकिक की नजरों में वो अब पहले जितना अप्रिय नहीं लग रहे थे। उनकी कृतज्ञता दिखाने के लिए शेन दांगकिक ने उद्घाटन के लिए रखी शराब की एक बोतल उन्हें चखने को दी, लेकिन बस उसी एक घूंट से इससे शू चिंगफेग को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। श्रीमती शेन, क्या आप जानते हैं कि गन्नू टैंग की मूलनेट एनकाउंटर नाम की एक शराब थी?
हालांकि शेन डांकिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो इधर उधर की बात करने लगी। पहले लुओ परिवार ने उसे फंसाकर जेल भिजवा दिया था, अब वो उनके घर के सामने एक शराब की दुकान खोल रही है। ये सिर्फ बदला लेने का तरीका है, उन्हें बताने के लिए कि वो कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है जिसे कोई भी दबा सके। दूसरी तरफ खराब कीमत के कारण चावल लूट लिया गया। इसके अलावा आग से क्षतिग्रस्त पैट्रिक हॉल की मरम्मत। आज गन्नू हॉल का खर्चा आमदनी से ज्यादा हो गया है। पुराने खाते में ये नकदी अभी भी टुकड़ों में जुटाई गई है। खाते के सारे बैंक नोट निकालो और मेरे लिए सोने के सिक्के बदल दो। का क्या? मेरे कहने के मुताबिक करो। मेरे पास रॉ परिवार को इस संकट से उबारने का अपना तरीका है। फिर रोजी ने याओचिंग वाइन उद्योग के अध्यक्ष शाह से मदद मांगी। उनकी प्रतिष्ठा का उपयोग करके अमृत मंदिर की मदद करना चाहते हैं। लो शुआर ने उन्हें पहले पवित्र झरने की खोज के बारे में बताया और शाह अध्यक्ष से विनती की कि वे लो परिवार को पवित्र झरने का एकाधिकार दे। अगर हमारे अमृत मंदिर को एकाधिकार मिल जाता है तो आपके लिए लगातार स्वादिष्ट व्यंजन आते रहेंगे। मैंने पूरी योजना बना ली है, आपको बस थोड़ा सा समर्थन देना है ताकि हम इस परीक्षा में पास हो सके। शाह अध्यक्ष देवता बक्कस की पूजा समारोह आयोजित करना चाहते हैं। न केवल स्वर्गीय आदेश से झरने के उपयोग के अधिकार के लिए उम्मीदवार चुने जाएंगे, बल्कि पूजा स्थल को लुओ परिवार के पैतृक कब्रिस्तान के पास चुना गया है। लुओ शुआर कभी घाटे का सौदा नहीं करती, उसका हर निवेश पहले से ही सोच समझकर किया गया होता है। आप लिंगार्ड को उस पर नजर रखने के लिए कहें, मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या चाल चल रही है। लुओ परिवार का व्यवसाय लुओ शुआर के हाथों में घाटे में चल रहा है। सब कुछ बदलने के लिए उसने अपनी सारी जमापूंजी लेकर शराब जगत के प्रमुख शाह साहब से मदद मांगी ताकि वो देवता की पूजा में पवित्र झरने का एकमात्र अधिकार लुओ परिवार को दे दे। पूजा वाले दिन शाह साहब ने सीधे कहा कि तियानी को नाम चुनने दो। तरीका यह है कि झरने का पानी पीले कागज पर रखा जाए, जिस पर जिस परिवार का नाम दिखे उसी को झरने के इस्तेमाल का अधिकार मिलेगा। जब रोज स्नो ये सोच रही थी कि जीत पक्की है तो ऊपर डांकिंग वाइन एस्टेट का नाम आया। ये तुमने छेड़छाड़ की है मिस स्नो, ये तो बिना बात के इल्जाम लगाना है। मैं तो सिर्फ चैम्बर की इस शानदार सभा को देखने आई थी और मैं तो हमेशा मंच के नीचे खड़ी रही। मैं एक साथ दो जगह होकर छेड़छाड़ कैसे कर सकती हूँ? अपनी मेहनत से बुनी हर योजना दूसरे की शादी का जोड़ा बन गई। इस समय लुओ शुआर बिना लड़े मारने वाली नहीं है। वो डांकिंग वाइनरी का इस्तेमाल कर रही है जो न तो गिल्ड की सदस्य हैं, बल्कि वो खुद भी शराब के व्यवसाय में एकदम नौसिखिया है। इसलिए अभी तक खुली भी नहीं डांकिंग वाइनरी को वसंत के पानी का अधिकार नहीं है। फिर उसने सदन के अध्यक्ष शाह को इस बार रद्द करके नई तारीख तय करने की घोषणा करवाई। ये सुनकर शेन डांकिंग ने तुरंत अपना आखिरी हथियार चला दिया। अगर सभी डांकिंग वाइनरी को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदस्य बनाने पर सहमत हैं तो मैं अपने उपयोग के अधिकार को आप सभी में बांटने को तैयार हूँ। एक व्यक्ति के एकाधिकार की तुलना में सभी निश्चित रूप से साझा करना पसंद करेंगे। इसलिए इस शर्त के प्रलोभन में सभी ने शेन डांकिंग की बात से सहमति में हाथ उठा दिए। जबकि लुओ शुआर ने सब कुछ दिया पर मनचाहा नहीं पाया। उसके दिल में शेन डांकिंग के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। इसलिए रोजी ने जानबूझकर उसके उद्घाटन के दिन सफेद गुलदाउदी लेकर उपद्रव किया। तुमने एक अनाड़ी को मेरे रो परिवार के खिलाफ मुकाबले में उतार दिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि सब कुछ हार जाओगे? रो परिवार के सभी संबंध शराब के व्यापार में हैं। उनकी बातों में दम होता है। शराब के कारोबार से शुरुआत करने वाले रो परिवार की बात में स्वाभाविक रूप से ज्यादा ताकत होती है। ठीक जब सब लोग पलट रहे थे, शिव चिंगफे का भेजा एक कीमती तोहफा स्थिति बचा लेता है। लेकिन शेन डांकिंग की असली पहचान लुओ परिवार की बड़ी बेटी लुओ आइलियन है। बचपन से ही उसकी शराब बनाने की कला अद्वितीय रही है। अब उसे पवित्र झरने के पानी का भी सहारा मिल गया है। इसलिए डांकिंग वाइनरी का व्यवसाय बहुत फल फूल रहा है। जबकि सामने वाली गन्नू टैवन की स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई है और कोई उसकी ओर देखता तक नहीं। जब से डांकिंग वाइनरी खुली है हमने शराब की बिक्री बहुत कम की है। इन 15 दिनों में हमने काफी पैसा गंवा दिया है। मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था। तुम्हें वाकई कुछ काबिलियत है। तो लुओ शुआर ने एक आदमी को डांकिंग वाइनरी में उपद्रव करने भेजा। उन पर आरोप लगाया कि उनकी शराब में कुछ गड़बड़ है। खुद उस गुलाबी शराब को पीने के बाद उसके पेट में तेज दर्द हुआ। सामान वापस लो, सामान वापस लो। शेन डांकिंग ने सबका सामान वापस ले लिया। मियाओ चिकित्सक को यहाँ बुलाने के लिए किसी को भेजो। लेकिन जांच के बाद इस आदमी के शरीर में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। अब तक शेन डांकिंग समझ गया था कि पीछे से शरारत करने वाला कौन है। तुरंत शेन डांकिंग ने जानबूझकर मियाओ चिकित्सक को उस पर चीरा लगाने दिया। इस बेहद मोटी चांदी की सुई को देखकर वो आदमी डर के मारे तुरंत बैठ गया। शराब में कोई समस्या नहीं है, शराब में कोई समस्या नहीं है। जैसा कि शेन डांकिंग ने अनुमान लगाया था, वो पीछे की काली छाया वास्तव में लुओ शुआर ही थी। एक योजना विफल होने पर उसने अगली योजना को फिर से अंजाम देने का फैसला किया। लुओ शुआर ने गुलाबी उसकी रेसिपी चुराने के लिए किसी को भेजा। तुरंत बाद उसने उस नुस्खे के अनुसार शराब बनाना शुरू कर दिया। स्वाद लेने के बाद उसे लगा कि स्वाद ठीक है। तुरंत बड़े पैमाने पर उत्पादन करके बाजार में उतारने की तैयारी करवाओ। मुझे शेन डांकिंग को अवश्य हराना है। लुओ परिवार के न्यायी गुलाब अर्क को देखते हुए शेन डांकिंग को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने एक डिब्बा गुलाब अर्क मंगवाया। चखने के बाद उसे यकीन हो गया कि यह उसकी खुद की गुलाब अर्क है। बाहर बारिश होने वाले मौसम को देखते हुए शेन डांकिंग का मन अनायास चिंतित हो उठा, क्योंकि यह गुलाब का अर्क एक बार बारिश में भीग जाए तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उधर दूसरी तरफ लो शुआ शेन डांकिंग जैसे ही स्वाद वाला गुलाब अर्क बेच रही है, लेकिन कीमत शेन डांकिंग से भी 20% कम है। इसलिए आजकल उसका धंधा बहुत जोरों पर है। बाहर से तो अड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से तो बेचैनी से पसीना पसीना हो रहे होंगे। फिर भी हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। शेन डांकिंग इतनी चालाक है कि उसे खुद अपनी लाचारी देखनी होगी। चलो देखते हैं।
अच्छा ठीक है, ठीक है। ये थप्पड़ मैं लुओ मास्टर की तरफ से तुम्हें मार रही हूँ जो मानवता और कृतज्ञता भूल गए हो। ये थप्पड़ मैं लुओ आइलियन की तरफ से तुम्हें मार रही हूँ जिसने एहसान फरामोश कर दिया। कदर न करना। लुओ आइलियन ने आखिरकार शेन दांकी के रूप में लुओ शॉर को सजा दी और वो लुओ परिवार की दूसरी बेटी से सबकी उपहास का पात्र बन गई। शेन दांकी को दबाने के लिए लुओ शॉर ने सारे पैसे से कच्चा माल खरीदने का आदेश दिया, चाहे कीमत कितनी भी ऊंची क्यों न हो। वो शेन दांकी के लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ सकती। तुरंत बाद गुलाबर्ग लेकर किसी को भेजा, उसमें एक साहूकार के पास जाने के लिए जो शेन दांकी के साथ काम करना चाहता था। कहा कि उसकी कीमत न केवल डानकिंग वाइनरी से 20% कम हो सकती है, बल्कि वो डानकिंग वाइनरी को दंड राशि भी चुका देगी। हालांकि लुओ शॉर केवल बिना सोचे उत्पादन करती रही, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह गुलाबर्ग बारिश के मौसम से बहुत डरता है। एक बार नमी लगते ही यह खराब हो जाता है। जैसी उम्मीद थी, खराब गुलाब जल खरीदने वाले सभी ग्राहक उसे वापस करने आ गए। इससे शेरोनी इतनी घबरा गई कि उसने जल्दी से मुख्य दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें शांत करने के लिए शेरोनी ने दृढ़ता से वादा किया कि 3 दिन बाद वो सबको पैसे लौटा देगी। अगर वो भाग गए तो क्या होगा? शेरोनी परिवार की संपत्ति, घर और परिवार सभी याओचेंग में है। हम कहाँ भाग सकते हैं? इसी दौरान लुओ शुआर ने खाता बही में लुओ मास्टर का बैंक रसीद खोल निकाला। बैंक पहुंचने पर उसे पता चला कि यह 3 बेटियों की दहेज के लिए जमा राशि थी। लेकिन जैसे ही लुओ शुआर खुशी से निकालने लगी, मैनेजर ने कहा कि लुओ मास्टर की मुहर लानी होगी। ये सुनकर शेन दांकिंग समझ गई कि पिता की सारी चीजें झूशी के पास हैं। इसलिए उसने निश्चय किया कि लुओ शुआर जेल में झूशी से फिर पूछताछ करेगी। उसे मुश्किल से इस जानलेवा फंदे में फंसाया है। उसकी उम्मीद को दोबारा जलने नहीं देंगे। शेन दांकिंग के अनुमान के मुताबिक ही हुआ। लुओ शुआर फिर से मासूम बनकर झो परिवार के सामने आई। झो परिवार ने भी उसका असली चेहरा पहचान लिया था। उसे इस हालत में देखकर लुओ शुआर ने नाटक करना भी छोड़ दिया। उसने दहेज लेने की झूठी बात कही, फिर भी झाव परीक्षण कर रही है। कहती है कि उसे पता है मुहर लुओ शुंग के पास है। तुम एक अज्ञाकारी बेटी हो, तुम अपनी ही माँ को धोखा देती हो। आपने मुझे कैसे धोखा दिया? मैं भी आपको वही चुकाऊंगी। क्योंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो तो तुमने मुझे जन्म ही क्यों दिया? मैं अभी भी रोजिता की बेटी होने का नाटक कर रही हूँ। पता चला कि उस साल रोशवार ने सुना था कि मिसेस जो न केवल मास्टर शाओ के मामले में शामिल थी, बल्कि रो परिवार की शराब का व्यवसाय भी शाओ परिवार को हड़प कर प्राप्त किया गया था। यहाँ तक कि वो खुद भी मिसेस जो और मास्टर शाओ की मरणोपरांत पैदा हुई संतान थी। लेकिन जिस बात ने रोशवार का दिल ठंडा कर दिया वो ये थी कि मामला इस हद तक पहुंच गया। फिर भी मिसेस जो ने रोशुंग को पहली प्राथमिकता दी। जब तुम्हारी सजा का समय आएगा, मैं तुम्हारी शुंग को लेकर तुम्हारा अंतिम संस्कार करने जा रहा हूँ। उसे अपनी आंखों से तुम्हारा अंत देखने दो। देखते ही देखते लुओ शुआंग चली गई। उसका पीछा कर रहा शेन दांकिंग आ गया। शेन दांकिंग ने झो को उनकी बेटी शुंग की हालत के बारे में बताया और उसे बचाने की शर्त रखी कि झो उसे मुहर की छिपने की जगह बताए। झो लुओ शुआंग के तरीकों को जानती थी। आज शेन दांकिंग के अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ। दूसरी ओर लुओ शुआर ने शुंग को ढूंढ निकाला और यह बहाना बनाया कि शेन दांकिंग उनकी दहेज की संपत्ति जबरन छीनना चाहता है और उसे महल से बाहर ले गई। लेकिन लुओ शुंग को यह नहीं पता था कि ये काले कपड़े पहने लोग भी लुओ शुआर द्वारा भाड़े पर ले गए ढोंगी थे। उसका एकमात्र उद्देश्य उससे दहेज मुहर का स्थान बताने को कहना है। बक्सा बाहरी हवेली के आंगन में चंदन के पेड़ के नीचे है। इस तरह शाली ने आसानी से मुहर हासिल कर ली। लेकिन जब शाली मुहर लेकर वापस जा रही थी तभी दानिश ने उसे रोक दिया। फिर उसने शाली की जान से खेलकर कुंगू को डराया कि वो बक्सा उसे सौंप दे। जब दानिश ने अंदर की चीजों पर एक नजर डाली, फौरन लोगों को लेकर चला गया। उसके जाते ही देखा लुओ शुआर ने अपने पास से वो मुहर निकाली। ताकत में मैं उससे हार जाती हूँ, लेकिन अगर मैं दिखाऊं कि इस डिब्बे के लिए मैं जान दे सकती हूँ तो वो जरूर यकीन करेगी। फिर लुओ शुआर उम्मीदों से भरी अपनी दहेज लेने आई, पर जब दुकानदार ने निकाल कर दिया, लेकिन ये तो बस एक बहुत साधारण सी पेंटिंग है। असल में असली दहेज तो शेन दांकिंग ने पहले ही ले लिया था। उसके हाथ में जो था वो पिता की 3 बेटियों के लिए छोड़ा गया पत्र था। मिस्टर लुओ जानते थे कि दौलत कभी भी खत्म हो सकती है, इसलिए उन्होंने तीनों बेटियों के लिए अलग अलग शराब बनाने का गुप्त नुस्खा छोड़ा ताकि उनका बाकी जीवन सुरक्षित रहे। इन चीजों को देखकर शेन दांकिंग बेहद दुखी है, क्योंकि आजकल लुओ परिवार पहले जैसा नहीं रहा। अतीत में वापस नहीं जा सकते। दूसरी ओर लुओ शुआर का समय पूरा हो गया है। उसने पैसे वापस नहीं किए। अब वे लुओ के घर में घुस गए हैं, सब कुछ लूटने आए हैं। ठीक जब लुओ शुआर पर सवाल उठ रहे थे, शेन दांकिंग अपने आदमियों के साथ लुओ घर पहुंचता है और उसे बताता है कि उसने उसकी नकली शराब बेचने की शिकायत अधिकारियों से कर दी है और यह कि उसने लुओ घर और गन्नू टांग ही खरीद लिया है। ये कहकर वो झो और अपने बीच पहले से बने अनुबंध को दिखाता है। तुमने दुश्मन को दे दिया, मुझे नहीं। ये तुम्हारी लालच की सीमा है। पारिवारिक संपत्ति के लिए बुरी ताकतों ने उपद्रव किया। अब तक आते आते शेन दांकिंग का बड़ा बदला भी लिया जा चुका है। वो लुओ शुआर को लुओ परिवार के पूर्वजों के मंदिर में ले गई। उसे अपने पिता की स्मृति पटल के सामने घुटनों पर बिठा दिया। इस पर लुओ शुआर को समझ नहीं आ रहा कि उसका और इस औरत का कोई वैर नहीं। फिर शेन दांकिंग उसे हर जगह क्यों निशाना बना रही है? क्या तुम्हारा और लुओ आइलियन का भी कोई वैर नहीं था? क्या तुमने लुओ आइलियन को मारा है? लुओ मास्टर को मार डाला। शेन दांकिंग अपने पिता द्वारा छोड़ी गई पेंटिंग के सामने खड़े हैं। उन्होंने एक एक करके उन कार्यों को गिनाया जो उसने ऊपर उठने के लिए किए। उसने निर्दयता से अपने ही खून के रिश्तेदारों की हत्या कर दी। लेकिन इस समय लुओ शुआर को अभी भी कोई पछतावा नहीं है।
उसने खुद को बचाने के लिए ये तक दिया कि वो लुओ मास्टर की असली बेटी नहीं है और सीधे कहा कि लुओ जिदा ने उसके असली पिता की संपत्ति छीन ली। तभी बाद में अमृत मंदिर का निर्माण हुआ। अगर मैं नरक में हूँ तो कोई भी सुखी नहीं रहेगा। जब तक तुम अपना अपराध नहीं स्वीकारोगे मैं तुम्हें सबक सिखाता रहूंगा, तुम्हारा जीवन नरक बना दूंगा। वो महिला असल में राजकुमार द्वारा शू चिंगफेक के पास भेजा गया जासूस थी, लेकिन वो इससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था। उसने जानबूझकर उसे अपनी अगली हरकत सुनने दी। खबर की सच्चाई जांचने के लिए लूजू अकेली ही टूटे मंदिर में जाकर छिप गई, लेकिन वो काफी देर तक इंतजार करती रही। कुछ दर्दभरी चीयों की आवाजों के अलावा वहां तो एक भी इंसान नजर नहीं आया। इस तरह लूजू पूरी रात अकेले मंदिर में इंतजार करती रही। जब वो वापस लौटी, शू चिंगफेक ने एक बार फिर उसके सामने नाटक किया। शायद ये जानबूझकर फर्जी खबर फैलाई गई है। सौभाग्य से कल हमने अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। आज रात मुखबिर का कहना है कि लक्ष्य जरूर आएगा। अगर फिर गलती हो गई तो क्या होगा? तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर लूजू के मन का संदेह दूर हो गया। उसे ये सोचकर भी खुशी हुई कि कल उसने राजकुमार को जल्दी खबर नहीं दी। हालांकि शू चिंगफेक ने लूजू को धोखा दिया, लेकिन ये राजकुमार ये से छिपा नहीं रहा। यहाँ तक कि उसके अपने अधीनस्थ भी नहीं समझ पाए। महल में इतनी प्रतिभाशाली और चतुर महिलाएं हैं, राजकुमार ने बेवकूफ लूजू को ही जासूस क्यों चुना? इस राजकुमार को तो उम्मीद भी नहीं थी कि लूजू कोई महत्वपूर्ण रहस्य वापस भेज पाएगी। हमें तो बस शू चिंगफेक के अनजाने में कहे शब्दों से ही काम चलाना है। हमें सिर्फ वो जानकारी चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। तो ये राजकुमार का असली मकसद था शू चिंगफेक किसके सबसे करीब है ये पता लगाना, ताकि उन लोगों को ढूंढा जा सके जिनसे वो जुड़ाव महसूस करता है। बस इन लोगों का थोड़ा सा इस्तेमाल करके हम शू चिंगफेक के दिल पर हमला करके उसे हरा सकते हैं। अगले दिन जब लूजू मिठाई लेकर आई तो उसने जबरदस्ती शू चिंगफेक को खिलाने की कोशिश की। ठीक उसी समय उसे ढूंढने आए शेन जोकिंग ने ये सब देख लिया। वो आते ही शू चिंगफेक ने उसे जबरदस्ती बाहर खींचवा दिया। मेज पर रखी शतरंज के मोहरों जैसी मिठाई देखकर शेन डानकी को अचानक अपनी माँ याद आ गई और कहा कि माँ के जाने के बाद से उसने ये कभी नहीं खाई। इस पर शू चिंगफेक ने तुरंत उसे चखने के लिए कहा, लेकिन शेन डानकिंग ने उसका मजाक उड़ा दिया। लेकिन ये कुमारी हरित बांस ने विशेष रूप से आपके लिए सेनापति जी बनाया है। ये उनकी शुभकामनाओं का प्रतीक भी है। मैं तो नहीं चखूंगा। सेनापति जी, आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। शेन डानकिंग और शू चिंगफेक कमरे में लंबी देर तक बात करते रहे। उनकी बातों से शू चिंगफेक समझ नहीं पा रहे थे। एक सुख समृद्ध शेन परिवार की कुलीन कन्या होने के बावजूद उन्होंने आखिर कितनी कठिनाइयां झेली होंगी। तभी आज का यह असाधारण शेन डानकिंग अस्तित्व में आया। उसे स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि मैं लो एलियन हूँ, फिर भी वो मेरे अतीत को सटीक बता सका। ठीक उसी क्षण शू चिंगफेक को काम से अचानक बाहर जाना पड़ा और शेन डानकिंग भी उसकी गुप्त मेज के पास थी। उसने वो जेड पेंडेंट खोज लिया जो उसने लो एलियन के रूप में उसे भेंट किया था। उस जेड पेंडेंट को देखते हुए पुराने दुख का दृश्य एक बार फिर आंखों के सामने तैर गया। वो इसे अब तक संभाल कर रखे हुए था। आज काफिले के रास्ते में कुछ परेशानी हुई। जब शू चिंगफेक लौटा, शेन डानकिंग की नजर में उसके प्रति एक जटिल भावना आ गई। शाम को लूजू ने फिर से एक कटोरी फर्मेंटेड राइस बॉल्स लाकर शू चिंगफेक को दी। सहन न कर पाने के कारण उसे बेहोश करना पड़ा। उसने तियानहाओ को दरवाजे पर पहरा देने के लिए भी खड़ा कर दिया। दूसरी ओर शेन डानकिंग बदला लेने के लिए उसने गन्नू टैंक के सामने एक दुकान किराए पर ली, लेकिन लुओ शुआर ने देखा तो उसे रोकने और परेशान करने की हर कोशिश की। उसने मकान मालकिन सोंगदाई को भी शेन डानकिंग की नवीनीकरण के समय किराया बढ़ाने के लिए उकसाया। सीधे 500 चांदी के सिक्के और मांग लिए। ये तो बेईमानी से किराया बढ़ाना है। यहाँ तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। या तो पैसे दो या यहाँ से चले जाओ। तुम थोड़ी शालीनता से बात करो। हमारी युवती सैन परिवार के अंगरक्षक संघ की बड़ी बेटी है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो। सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये दृश्य गुजरते हुए जनरल शू ने देख लिया। उसकी परेशानी को सुझाने के लिए शू चिंगफेक ने दिखावा किया कि वो उसे चाहता है और सड़क पर ही बहुत प्यार भरा दृश्य प्रस्तुत किया। पानी के परी ने जो कहा वो भी गलत नहीं था। मैं तुम्हें बहुत समय से चाहता हूँ। हर कोई साफ देख सकता है। इतना गुस्सा क्यों? मुझे मारने की क्या जरूरत थी? बाद में शू चिंगफेक ने न सिर्फ शेन डानकिंग की दुकान सजाने में मदद की, बल्कि सब कुछ छोड़कर उसके साथ शराब देवता के त्योहार में भी गया। यहाँ तक कि जब लुओ शुआर ने उसे परेशान किया तो उसने सबके सामने एक भव्य उपहार भी दिया। शेन डानकिंग का सहारा बना। शेन डानकिंग के लिए उसने लूजू से सूप की रेसिपी तक मांगी, खुद बनाकर शेन डानकिंग को खिलाई। बस लूजू अपने जनरल मकान आने का मकसद भूल गई। उसने ईर्ष्या में शेन जोकिंग से बहस की, यहाँ तक कहा कि वो शू चिंगफेक की सबसे करीबी औरत है। पिछली बार जनरल मकान जाते ही मैंने भांप लिया था, लेकिन ये रोशनी तो बस शरीर से चिपकी है, इसका क्या फायदा? अगर दिल से चिपकना है तो दिल से ही चिपको, तभी तो जनरल तुम पर मेहरबान होंगे, वरना तो बस तुम्हारी अपनी ही जिद होगी। शेन डानकिंग से अपमानित हुई लूजू राजकुमार ही को अपने गुप्त पत्र में बार बार इस नए जनरल के महल में आए शेन डानकिंग का जिक्र कर बैठी, लेकिन उसके इन अनजाने बोले गए छोटे छोटे वाक्यांशों ने ही राजकुमार ही को कुछ गड़बड़ होने का आभास करा दिया। शुरू में उसने सोचा कि शू चिंगफेक डानकिंग शराबघर में सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि वो शेन जिशान का दोस्त था, लेकिन अब लगता है कि इसमें कोई और ही रहस्य है। तुम्हें एक औरत की सहज बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसने गुप्त पत्र में शेन डानकिंग का जिक्र किया है। इससे साबित होता है कि शू चिंगफेक के दिल में शेन डानकिंग का विशेष स्थान है। शेन परिवार की हरकतों पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। जिंदा रहने के लिए लुओ शुआर न केवल कचरा बीनती थी, बल्कि शराब बेचने वाली लड़की बनने की भी भीख मांगती थी। लेकिन मैनेजर ने उसे सबके सामने शराब पीने को कहा और साफ कहा कि पूरी पीने पर ही नौकरी मिलेगी।
शराब घर की लड़कियां हमेशा दूसरों की चाकरी करती हैं। ये काम तुमसे नहीं होगा। लेकिन शराब घर के मालिक का उसे रखने का कोई इरादा ही नहीं था। भले ही वो पूरी पी ले, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब रोशा बहुत ही बेबसी से विनती कर रही थी, एक आदमी के आने से उसे फिर से एक विचार आया। राजकुमार ही को पहचानकर रोशा ने आंसू पोंछे आगे दौड़कर उसे टकराने का नाटक किया। महाराज क्षमा करें। महाराज आपका आशीर्वाद। और यही वो रुमाल था जो बेफिक्र होकर फेंका गया था। ये रोशनी के दोबारा खड़े होने का टिकट बन गया। इसी वजह से मैं यहाँ एक शराब बेचने वाली लड़की बनकर रह सकी। लेकिन आज तक रोशनी को अभी अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो यहाँ एक भोली और मासूम छोटी सफेद खरगोश बनकर रह रही है। और सहयोग से उसके इस भेष ने अमीर लड़की दुयंगा को उसे बचाने के लिए प्रेरित कर दिया। जैसा कि उसने सोचा था, दुयंगा भी उसके बाहरी रूप से धोखा खा गई। अपनी निजी जेड ब्रेसलेट भी उसे सुरक्षा के लिए दे दी। पहले तुम इसे रख लो, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अब कहीं और जाकर ठिकाना बना लो। एक अनजान मुलाकात में भी इतनी उदारता दिखाई। दुयंगा, मैंने तुम्हें याद कर लिया है। दूसरी ओर शेन जिशान ने ग्लाइसिराइजा खरीदने वालों की सूची के आधार पर पता चला कि उसकी बहन को जहर देने वाला अपराधी ये राजकुमार ही था। उसने पता लगाया कि उसकी बहन को जहर देने वाला हत्यारा कोई और नहीं बल्कि राजकुमार ही था। और वही शाही खजाने के नक्शे को चुराने वाला मास्टरमाइंड था। उसे पकड़ने और कानून के सामने लाने के लिए शू चिंगफेग ने उसे बाहर निकालने के लिए झूठी खबर फैलाने का विचार किया। जैसे ही दुश्मन को पता चला कि उसके पास अभी भी नष्ट नहीं हुआ सबूत है, राजकुमार ही ने तुरंत अपने मौत के सिपाहियों को उसे ढूंढने भेजा। लेकिन शू चिंगफेग पहले से ही अपने आदमियों के साथ वहां घात लगाए बैठा था। और ये मौत के सिपाही शू चिंगफेग के मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं थे। जब वो हार मानकर भागने की कोशिश करता है तो बाहर इंतजार कर रहे शेन जिशान ने उसे रोक लिया। लेकिन वे फिर भी बहुत लापरवाह थे। शेन जिशान ने जोंग को घेर लिया था, लेकिन फिर भी उसकी जहरीली सुई से अनजाने में घायल हो गया। इस पर तुम्हारा उपनाम और कुल चिन्ह खुदा हुआ है। तुम और राजकुमार ही, कोई भी नहीं बच पाएगा। हालांकि डॉक्टर मियाओ एक कुशल चिकित्सक हैं, लेकिन अब ये सिर्फ उसे एक दिन के लिए ही संभाल सकता है। अपने भाई की जान बचाने के लिए इलाज ढूंढने के लिए शेन दांगकिंग और शू चिंगफेग चुपके से राजकुमार ही के गुप्त कक्ष में पहुंचे। लेकिन राजकुमार ही बहुत ही चालाक निकला। उसने पहले ही यहाँ की दवाइयों को नष्ट होने के लिए तैयार कर दिया था। कड़ाई वाला क्रॉसबो सबूत है। मैं अभी शू चिंगफेग और उनके साथियों के पास जाता हूँ। शू चिंगफेग और उनके साथी खुद ही कड़ाई वाले क्रॉसबो के सारे सबूत लेकर आ जाएंगे। वापस आओ मेरे राजकुमार, जनरल शू और मिस शेन आपसे मिलना चाहते हैं। इस पल में शू चिंगफेग ने जानबूझकर छिपाना बंद कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वो जानता है कि वही डकैती और हत्या के मामले का असली हत्यारा है। हालांकि उसके हाथ में उसे गिराने के सबूत हैं, लेकिन अब वो बदले में जहर की दवा के लिए अपनी सब कुछ देने को तैयार है। शेन जिशान को बचाने के लिए। आशा है इस घटना ने तुम्हें कुछ सबक सिखाया है। यही कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते महाराज। इस तरह शू चिंगफेग ने वो एंटीडोट वापस ले लिया। लेकिन जब शेन जिशान ने उसे लिया, हालांकि कुछ पल के लिए उसे होश आ गया, लेकिन शरीर का जहर अभी भी साफ नहीं हुआ था। डॉक्टर मियाओ ने जांच की और पाया कि एंटीडोट नकली नहीं था, लेकिन सिर्फ आधा दिया गया था। यह मुश्किल से जान बचा पा रहा था। अगर एक दिन में बाकी का एंटीडोट नहीं मिला, उसका बाकी जीवन बस इसी तरह बीतेगा। हालांकि वो असली शेन दांगकिंग नहीं है, लेकिन इस लंबी यात्रा में उसने शेन जिशान को अपना सच्चा भाई मान लिया है। इस रक्त संबंध न रखने वाले परिवार को बचाने के लिए शेन दांगकिंग खुद ये राजकुमार के पास गई। उसने वादा किया कि कोई भी शर्त मंजूर है, बस अपने भाई को बचाने वाली आधी गोली के बदले। महाराज आपसे मेरी रिखेल बनने की मांग करते हैं। शेन दांगकिंग ने अपने भाई के लिए आधी एंटीडोट खरीदने हेतु स्वयं को अर्पित कर दिया। शराब के नशे में शू चिंगफेग को विदा कहने का अवसर ढूंढते हुए शेन दांगकिंग ने खुलासा किया कि वही उसके दिल में बसी लो आइलैंड है। पहली और आखिरी बार उसने शू चिंगफेग के सामने अपने दिल की बात रखी। रात में शेन दांगकिंग ने खुद को ठंडे पानी की झोंकों में छोड़ दिया। चेहरा बदलकर पुनर्जन्म से लेकर आज तक हर कदम मौत के मुंह से बच निकलने जैसा रहा है। पहले भैया मेरी रक्षा करते थे, अब से मैं भैया की रक्षा करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी भैया को चोट नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही इलाज मिलेगा, मैं प्रिंस ही को मार डालूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और भैया भी बहन का बदला ले सकेंगे। दूसरी ओर प्रिंस ही ने शेन दांगकिंग से शानदार शादी की तैयारी की। वो चाहता है कि शू चिंगफेग अपनी प्रिय महिला को अपनी आंखों से देखे, उसकी अपनी रखेल बनते हुए। लेकिन शेन दांगकिंग ने यह नहीं सोचा था। ठीक उसके विवाह के समय शू चिंगफेग आ पहुंचा। उसने प्रेमियों को घायल कर राजकुमार ये पर हमला कर दिया, और राजकुमार ये भी जानबूझकर उसे भड़का रहा था। क्या यह मेरी रखेल बनने की खबर सुनकर शीघ्रता से शादी की शराब पीने आया है? रुको, जब तक मेरी राजसी विधि पूरी न हो जाए मैं जनरल को खूब पिलाकर ही नहीं भेजूंगा। लेकिन राजकुमार ये ने सोचा भी नहीं था कि शू चिंगफेग शेन दांगकिंग के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने राजकुमार ये को धमकाकर सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और सबके सामने शेन दांगकिंग को घोड़े पर बिठा के ले गया। दरअसल राजकुमार ये यही चाहता था कि शू चिंगफेग गुस्से में आ जाए, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि शू चिंगफेग सीधा दुल्हन को ही ले जाएगा। मेरी जान लेनी चाहते हो? देखते हैं तुम्हें वो ताकत है भी या नहीं। आओ मुझे दिखाओ। हालांकि दोनों कुशल योद्धा थे, लेकिन शेन दांगकिंग शू चिंगफेग के लिए अनजाने में घायल हो गई। जब शू चिंगफेग उन्हें एक सुरक्षित जगह ले गए और जांच की, तो उन्होंने देखा कि उनके कंधे पर एक कमल का निशान था। ये कमल है, पहले चोट लगी थी। मुझे लगता है ये बदसूरत है, बस कमल के फूल से ढक दो। इस पर शू चिंगफेग उसकी पट्टी बांधने में व्यस्त था, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
फिर शू चिंगफेंग ने शेन दांगकिंग से पूछा कि वो उस पर विश्वास क्यों नहीं करती, उसने उससे सलाह क्यों नहीं की। खुद ही राजकुमार ये से शादी करने का फैसला कर लिया। मेरा भाई मौत की कगार पर है, उसकी जान जा सकती है। मैं तुमसे कैसे चर्चा करूं? मैं राजकुमार ये से शादी नहीं करूंगी, बस वो इलाज सौंप दे, मैं उसके साथ जान दे दूंगी। इस पल शू चिंगफेंग ने अपनी भावनाएं छिपाना बंद कर दिया। उसने स्पष्ट कहा कि उसे कभी इतना डर नहीं लगा। वो दिन जब वो उसे खो देगा वो सोच भी नहीं सकता, ताकि वो चिंतामुक्त रहे। शू चिंगफेंग ने शेन दांगकिंग को बताया कि अब उसके पास इलाज की दवा है। पता चला कि शू चिंगफेंग ने पहले ही समझ लिया था कि वो नष्ट की गई दवा सिर्फ समय बर्बाद करने की चाल थी। राजकुमार ये जरूर उनके जाने के बाद किसी को दवा लेने भेजता, इसलिए शू चिंगफेंग वहां पहले से ही छिपकर बैठ गया था और सही मौके का इंतजार करने लगा। मैं कैसे जानता कि एक दिन पहले तुम दुख भुलाने के लिए मेरे साथ शराब पी रहे थे और अगले ही पल राजकुमार ये की छोटी बीवी बनकर दवा हासिल करने की सोच रही हो। मुझे कैसे पता होता कि तुम इतना नाराज हो जाओगी? क्या तुम सच में नहीं जानते? क्या जानूं, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ। दूसरी ओर राजकुमार ये ने सम्राट को डराने से बचने के लिए उन्होंने केवल अपने लोगों को रुकने और अधिक उलझने न देने का आदेश दिया। इस दौर में राजकुमार ये पूरी तरह से हार गया। मूल रूप से शेन दांगकिंग लो आइलियन की पहचान थी, जिसे हमेशा छिपाया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से शू चिंगफेंग ने खजाने के नक्शे की बात पता लगा ली और वो लो परिवार से ज्यादा जुड़ा हुआ है। मेरे दिए गए सुराग से गेलाओ ने उभरने वाले द्रव का पता लगाया। शायद यह एकांत में रहने वाले एक संग्रहकर्ता से जुड़ा है। यह व्यक्ति पुराने मिस्टर लुओ के साथ मित्र था, इसलिए गेलाओ को लगता है कि मिस्टर लुओ की मौत आंतरिक झगड़े से नहीं हुई। बिल्कुल असंभव है। हमेशा गंभीर रहने वाले जनरल शू आखिरकार समझदार हो गए हैं। उसने सपने में शेन दांगकिंग को चूमते हुए देखा, लेकिन पहले उसने शेन दांगकिंग के सामने जो छवि बनाई थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पहली मुलाकात में ही उसने उन्हें चाय पानी परोसने के लिए कह दिया था। दूसरी बार तो उसने उन्हें सीधे पानी में फेंक दिया था। तीसरी मुलाकात में तो हद ही हो गई, शेन दांगकिंग उनकी वजह से घायल हो गए। युआन हाओ ने साफ कहा कि अगर वो शेन दांगकिंग होते तो भी वो किसी ऐसे के साथ नहीं रहना चाहते जो हमेशा उनके साथ शरारत करता रहता है। इसके अलावा उसके पास एक सभ्य और सुसंस्कृत शेन जिशान भी है। दांगकिंग एक अलग तरह की लड़की है, तो उसके लिए मेरे जैसा असाधारण आदमी ही चाहिए। आप तो हमेशा अलग रास्ता चुनते हैं, लेकिन मिस शेन के साथ तो आपका कोई मेल ही नहीं है। यकीन नहीं होता तो जाकर देखो, देखकर ही रहूंगा। योजना का पहला कदम था एक औपचारिक मुलाकात का निवेदन भेजना। शेन दांगकिंग को महल में बुलाकर सपने का दृश्य फिर से बनाओ। शू चिंगफेंग ने शराब के नशे में शेन दांगकिंग को अपना प्यार कबूल किया, लेकिन शेन दांगकिंग के दिल में सबसे महत्वपूर्ण बात अब भी बदला है। वो चाहती है कि जब उसका नाम बेदाग हो जाए तभी असली लो आइलैंड बनकर शू चिंगफेंग के साथ रहे। हालांकि उसे इंकार मिला, लेकिन शू चिंगफेंग ने हार नहीं मानी। अगली सुबह वो तुरंत शेन दांगकिंग को फूल देखने का निमंत्रण देने आया, लेकिन उस समय शेन जिशान पहले ही उसके साथ मेले में जाने का वादा कर चुका था, इसलिए शेन दांगकिंग ने विनम्रता से उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। मैंने भी कभी यह मेला नहीं देखा, चलो हम साथ चलते हैं। अगली बार हम भाई बहन कभी आराम से बाहर जा पाते हैं। तुम समझोगे ना? चलो चलते हैं। हाथ भी पकड़ रही हो? असल में शेन जिशान भी शेन दांगकिंग को पसंद करने लगा था। वो मेले के मौके का फायदा उठाकर उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन बस एक कैंडी स्टिक खरीदने भर की देरी हुई और फूल देवता का भेष धरे शू चिंगफेंग ने उससे पहले ही कदम बढ़ा दिया। देखते ही देखते उसने एक घुटने के बल बैठकर शेन दांगकिंग को फूल दिए और आसपास के लोगों के मजाक भरे इशारों में शेन दांगकिंग ने वो फूल ले भी लिए। जैसे ही उसने अपना मुखौटा हटाया, शेन दांगकिंग को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हमेशा गंभीर रहने वाले महान जनरल निश्चित रूप से मुझे खुश करने के लिए सार्वजनिक रूप से नाचने वाले फूल देवता का रूप धारण करने को तैयार होंगे। पसंद है तुम? ओ धोखेबाज, धोखेबाज, उसे पकड़ो, उसे भागने मत दो, मैं असली फूल देवता हूँ। उस पल शेन दांगकिंग की आंखें नम हो गई। वो बहुत भावुक हो गया, लेकिन जैसे ही शू चिंगफेंग ने गमजोशी का फायदा उठाकर अगला कदम उठाना चाहा, दोनों पर नजर रख रहे शेन जिशान अचानक प्रकट हुए। तुम्हारी पसंदीदा मिठाई टॉफी सेब। इस तरह शेन जिशान ने पूरा नाटक बिगाड़ दिया। लेकिन फिर खजाने के नक्शे की जांच के लिए तीनों ने एकांत में रहने वाले संग्रहकर्ता की तलाश में फिर से यात्रा शुरू की और इसी मौके का फायदा उठाकर शू चिंगफेंग ने अपने तरीके से काम किया। श्रीमान शेन जिशान पर पीछे से वार किया गया। बस एक कमरा उपलब्ध है, आप दोनों मित्र हैं, कोई असुविधा नहीं है। भाई शेन कृपया समझौता कर ले। दूसरी ओर लुओ शुआ को पता चला कि शेन दांगकिंग ने अपनी शादी के दिन प्रिंस ही को नाराज कर दिया, इसलिए उसने मौका पाकर उससे टकराव किया ताकि प्रिंस ही का ध्यान उस पर जाए। वो हर तरह से राजकुमार ये द्वारा फेंके गए रुमाल को पाने की कोशिश करती है। राजकुमार ये को नाराज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार ये, क्या आप वो महान व्यक्ति हैं जो मेरा भाग्य बदल सकते हैं? हालांकि लुओ शुआ बचपन से ही विलासिता में पली बड़ी है। उसकी सूरत काफी अच्छी है। शराबगर में उसे दूसरों की छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। यह इसी मौके की वजह से था कि उसकी मुलाकात उदार दिल दुयेंगे से हुई। अभी अगर तुम नहीं होते, ये हितियान ज़ैद है, इसकी कुछ कीमत भी है। हालांकि आज मैंने तुम्हारे लिए खड़ा हो गया, लेकिन आखिरकार मैंने किसी को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि वो तुमसे बदला लेगा। तुम्हें यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। पहली मुलाकात में ही उसकी इतनी मदद कर दी। दुयेंगे स्वाभाविक रूप से लुओ शुआ के मन में सफलता की सीढ़ी बन गई। जब पता चला कि दुयेंगे और शेन दांगकिंग का रिश्ता आम नहीं है, उसने खुद ही एक नाटक रचकर येंगे का बटुआ वापस दिलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस वजह से दुयेंगे ने भी उसे अपना दोस्त मान लिया।
वो ज़ुइमिंग लॉ की मदिरा ग्रहण नर्तकी है जिसका नाम लुओ शुई है। क्या यह संभव है कि मुंह मंदिर में जलकर मरने वाली लुओ आइलियन नहीं थी, बल्कि बिना थी? तो फिर लुओ आइलियन अब कहाँ है? शेन दांगकी के लुओ आइलियन होने की पहचान अब छिपी नहीं रह सकती। असल में दु यिंगे ही असली शेन दांगकी की अच्छी दोस्त है, लेकिन अब लुओ आइलियन जो शेन दांगकी का रूप धरे हुए हैं उसे बिल्कुल नहीं पहचानती, वो नीले कपड़े वाली। इस पल शेन दांगकी को दु यिंगे की पसंद के हिसाब से शांत दिखकर जवाब देना पड़ रहा है। बाद में वेंग को शेन ज़िशान के मुंह से पता चलता है वो और शेन दांगकी बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। 4 साल पहले जब वो अपने परिवार के साथ यहाँ से चली गई तभी से संपर्क टूट गया। हालांकि दुख की बात यह है कि पहले हमेशा दोनों अकेले ही रहते थे, इसलिए दु यिंगे की आदतों के बारे में शेन ज़िशान को भी पता नहीं था। लगता है हमें स्थिति के अनुसार ही कदम उठाने होंगे। पहले मैं तुम्हारे साथ वाइने चलता हूँ, रास्ते में जो कुछ सूझेगा हम उस पर विचार करेंगे। दोनों के जाते ही जू चेंगफेंग आ पहुंचा। दु यिंगे ने भी उत्साह से उसे खाने पर रोक लिया, शेन दांगकी को जलन दिलाने के लिए। शू चिंगफेंग ने जानबूझकर दु यिंगे के प्रति मोल दिखाया। ये तो मेरा सौभाग्य है। खाने की मेज पर यिंगे ने कहा कि 7-8 साल की उम्र में वो तालाब में गिर गई थी। अगर दांगकी ने बचाया नहीं होता तो उसकी जान चली गई होती। ये सुनकर शू चिंगफेंग चौंक गया, क्योंकि पहले वो बहुत जोर से जांच कर रहा था। उसने कोई भी कमजोरी नहीं दिखाई। तुम तैरना जानते हो? अगर मैं कहूं कि तैरना जानता हूं तो पहले शू चिंगफेंग से कही गई बातें खुद ही गलत साबित हो जाएंगी। अगर मैं कहूं कि तैरना नहीं जानता, तभी शेन ज़िशान ने जल्दी से समझाया, और ठीक उसी वजह से उस बार इसी वजह से मेरी बहन पानी से बहुत डरती है, इसलिए आज तक वो पानी में तैरने की हिम्मत नहीं कर पाई। और शेन दांगकी ने भी इस मौके का फायदा उठाकर कहा कि पुरानी चोट की वजह से अब बहुत सी बातें याद नहीं रहती। खाने के दौरान शू चिंगफेंग ने फिर से बड़े उत्साह से दु यिंगे के लिए खाना परोसा। इस अतिसंवेदनशील देखभाल ने वाकई वहां खड़े शेन दांगकी को बेहद नाराज कर दिया। तुम सच में मेरी ईर्ष्या करती हो। लेकिन यहाँ ये खत्म नहीं हुआ। शेन दांगकी को और ज्यादा उकसाने के लिए शू चिंगफेंग ने युआन हाओ की सलाह मांगकर शादी करने की बात कही, इसलिए उसके दरवाजे पर अपनी बेटियों के लिए रिश्ता मांगने वाले पिता जमा हो गए। दु यिंगे को यह पता चला तो वो भी घबराकर शेन दांगकी को नेक पे सिलवाने ले गई, और अभी लू शॉर ने उन दोनों के रिश्ते का पता लगाया। भगवान वाकई मेरी मदद कर रहा है। लेकिन यिंगे को पहले ही समझ आ गया था कि शू चिंगफेंग और शेन दांगकी का रिश्ता आम नहीं है। फिर वो दौड़ी दौड़ी है और उसे धोखेबाज कहकर भला बुरा कहने लगी। अब तक आते आते शू चिंगफेंग ने आखिरकार बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सिर्फ इसलिए था ताकि शेन दांगकी जल्दी से उसे स्वीकार कर ले। ये सुनकर उन दोनों को जोड़ने के लिए दु यिंगे ने झूठी कहानी बनाकर कहा। शेन दांगकी को पता चला कि वो शादी करने वाला है। न केवल हाथ का सामान जमीन पर बिखर गया, आंखों से आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दांगकी ने तो रो भी दिया, बहुत दुखी होकर रोई। आंखें सूज गई हैं, आंखें रोने से सूज गई हैं। फिर शू चिंगफेंग बेताबी से दौड़कर शेन दांगकी के पास आया और पूछा कि उसके प्रति उसकी भावनाएं आंखें हैं क्या। लेकिन शेन दांगकी उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जैसा कि दु यिंगे ने कहा था, बल्कि उसने दिल से नहीं बल्कि उसे बधाई देने वाले शब्द कहे। अगर मैं होता तो मैं दुल्हन को एक बार फिर छीन लेता, चाहे तुम मानो या न मानो। जमीन पर गिरी किताबों को देखकर शू चिंगफेंग उन्हें पलटकर देखना चाहता था, लेकिन उनमें शेन दांगकी द्वारा लुओ शुई की जांच कराने के बारे में ही लिखा था। ठीक उसी समय शेन ज़िशान आ गया। अभी शू चिंगफेंग ने अपना परिचय दिया। एक और बात है ये कि पहले उसने ये राजकुमार पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए लोग भेजे था। पता चला कि हाल में उसने कई अजीबोगरीब लोगों से मुलाकात की है। वो यांत्रिक जाल और रणनीतियों के बारे में पूछताछ कर रहा था। बाद में एक मंत्री ने भी मदद की। तभी यह पता चला खजाने के नक्शे की सामग्री को सुझाने के लिए नक्शे पर एक विशेष जगह पर तरल छिड़कने की जरूरत है, और इस जगह पर तरल के बारे में ओयांग उपनाम वाले एक संग्राहक से कुछ संबंध है, और यह संग्राहक लुओ परिवार के मुखिया से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। लुओ एलियन झूठा व्यक्ति नहीं है, तो लुओ परिवार भी गंदे काम नहीं करेगा। अगर वो जीवित हैं, तुम्हें अपने पिता पर संदेह होते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ओयांग उपनाम वाले इस संग्राहक को ढूंढने के लिए शेन दांगकी ने पकड़े जाने का जोखिम उठाया और शू चिंगफेंग को बताया कि वो श्री ओयांग का पता जानती है। जब मैं वाइने की व्यवस्था कर लूंगा तुम्हें वहां ले चलूंगा। तुम्हारी नजर वाकई उससे मिलती जुलती है, इसलिए तुम दोनों की दोस्ती समझ में आती है। जब तक शू चिंगफेंग शेन दांगकी की नजरों में है, वो किसी और मर्द को देख ही नहीं सकती। बस शू चिंगफेंग का सफाया हो जाए तो सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। शेन दांगकी को पाने के लिए शेन ज़िशान ने राजकुमार यी से हाथ मिलाने में भी संकोच नहीं किया। मूल रूप से तीनों को श्री ओयांग की तलाश में साथ जाना था, लेकिन शू चिंगफेंग ने शेन दांगकी के साथ अकेले रहने का मौका पाने के लिए ऐसा किया। उसने शेन ज़िशान की शराब में दवा डालकर उसे बांध दिया। शू चिंगफेंग, मैंने तुम पर पूरा विश्वास किया था, तुमने मुझे धोखा दिया। दूसरी ओर शू चिंगफेंग न केवल गरीब था, बल्कि एकमात्र मुझे कमरे में शेन दांगकी के साथ पूरी रात बातें करता रहा। इससे शेन दांगकी ने खुद को और बेहतर समझा। अगले दिन दोनों आसानी से श्री ओयांग से मिल गए, लेकिन अजीब बात यह थी, ये ओयांग अंकल अचानक अपना रवैया बदलकर हमें भूलने लगे, तो दोनों ने उसकी गहरी नींद का फायदा उठाकर उसके तहखाने में प्रवेश किया। वहां शेन दांगकी ने देखा कि ओयांग युइक्जियाफेन नामक शराब बना रहे थे, लेकिन उनकी बनाने की विधि और सामग्री दोनों ही गलत थे। तुम यह निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि मैं युइक्जियाफेन बनाना जानता हूँ।
यूइजिया फैंग मिस लुओ द्वारा बनाई गई एक गुप्त रेसिपी है, ये बाहर नहीं जा सकती। तो शेन दांकिंग और ओयांग ने वादा किया, बस अपनी खुद की ब्रूइंग सफल हो जाए, वो डेविल को पानी का ठिकाना बता देगा। असल में शेन दांकिंग वही लुओ आइलैंड है, इसलिए यूइजिया फैंग उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस अब उसकी ब्रूइंग करने की मुद्रा ने शू चिंगफेक को संदेह करा दिया। वो सचमुच उस आइलैंड जैसी लगती है जिसे वो जानता है। तुम रो आइलैंड की शराब कैसे बना सकते हो? दूसरी ओर डू यंगा अपने चचेरे भाई की कब्र पर आती है, और वो डू रुशान है जिसकी मृत्यु रोग घुराने में हुई थी। साथ ही वो व्यक्ति है जिससे यंगा बचपन से प्रेम करती थी। जब उसे पता चला कि उसकी मृत्यु रो आइलैंड के कमरे में हुई तो उसके मन में रो आइलैंड के प्रति घृणा पैदा हो गई। फिर मास्टर डू के मुख से उसे पता चला कि रोग घुराने की 3 बेटियों में से एक की मौत हो गई, दूसरी गायब है। वो तो शराबगर में नाचने वाली बनकर रह गई। तभी उसे अपने द्वारा बचाई गई लुओ शुआर याद आई, पर यहाँ का हर हाल लुओ शुआर की नजरों से छिपा न रह सका। वो डू यंगा के घर लौटने के रास्ते में थी। उसने उसका पर्स वापस दिलाने का एक नाटक रचा और अपने रूप का इस्तेमाल कर डू यंगा की सहानुभूति पाने में कामयाब रही। उसकी शादी तय करके दो परिवार से माफी मंगवाओ। किसे पता था कि वो इतनी निर्दयी होगी, मेरे पिता को मार डालेगी। बाद में पैतृक हॉल में आग लग गई, वो आग में जलकर मर गई। एक भीषण आग ने सभी गवाहों और सबूतों को जलाकर राख कर दिया। लुओ शुआर ने सारे अपराध लुओ आइलैंड के सिर मर दिए। उसकी कहानी में लुओ आइलैंड एक निर्दयी इंसान बन गई जो अपने मकसद के लिए बहन ने पिता को मार डाला, एक बुरी औरत। इससे डू यंगा का घृणा और बढ़ गई। लुओ आइलैंड को लुओ शुआ पर दया आती है। वापस जाकर डू यंगा ने आसपास चोरी होने की घटना और इसी वजह से दोस्त बनाने की बात शेन दांकिंग को बताई। लुओ शुआ की चाल को न समझ पाने के कारण इसलिए शेन दांकिंग भी अचानक कोई कदम नहीं उठा सके ताकि यंगा इस मामले में न फंसे और साथ ही शेन दांकिंग की मदद भी कर सके। शेन जिशान ने उसके सारे जैद खरीदने के लिए आदमी भेजा, उसे दूर भेजना चाहता था, लेकिन डू यंगा को जाने का कोई इरादा नहीं था। क्या तुम मुझसे उब गए हो? मुझे क्यों लगता है कि तुम मुझे जल्दी भगा रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं, दांकिंग और तुम, हम तीनों का साथ बहुत अच्छा रहा है। बस एक लड़की का इतने दिन बाहर रहना। मुझे चिंता है कि अंकल दो के मन में शांति नहीं होगी। इसके बाद डू यंगे ने बहुत सारे फूल खरीदे ताकि शेन दांकिंग के कमरे को सजा सके, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि वो चुपके से अपने कमरे में मिस्टर वू और बेनेर की स्मृति पट की पूजा कर रही थी। ये बेनेर कौन है? समझ न पाने वाली यंगे ने पुष्टि के लिए लुओ शुए के पास जाने का फैसला किया। तब उसे पता चला कि बेनेर लुओ परिवार की बड़ी बेटी लुओ आइलियांग की नौकरानी थी। मुझे सच बताओ, तुम असल में कौन हो? जनरल, आपने यहाँ मुझे बुलाकर सिर्फ ये पक्का करना चाहा कि क्या मैं लुओ आइलैंड हूँ। जनरल, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? मैं आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ। तुम उसका राज जानते हो, लेकिन तुम उसके अतीत से बिल्कुल अनजान हो। उसके लंबे अंधेरी रातों का साथी मैं था। फिर वो तुम्हें ही क्यों चाहती है? क्यों? तुम उसे देख सकते हो, शराब तकते समय उसकी एक आदत है। डू यंगा ने देखा कि शेन दांकिंग चुपके से लुओ परिवार के पूर्वजों के पट्टों की पूजा कर रहा था। तुरंत बाद उसने ये खबर लुओ शुआ को बता दी। जब पता चला कि इसमें बेने का नाम भी शामिल है, लुओ शुआ के मन में तुरंत उस शव पर शक होने लगा जो आग में मिला था। इस पल उसके दिमाग में एक साहसिक अंदाजा आया। क्या यह संभव है कि उस दिन मंदिर में जो जला वो लुओ आइलैंड नहीं थी, बल्कि बिना थी? क्या तुमने सुना है कि शेन परिवार ने जले हुए मरीज को शरण दी थी? डू यंगा को शेन दांकिंग पर देखे निशान याद आए और यह कि शेन दांकिंग बहुत बीमार थी, लेकिन अचानक ही स्वस्थ हो गई। ये बात उसने लुओ शुआ को बताई। लुओ शुआ को सब समझ आ गया। असल में शेन दांकिंग हमेशा से उसके खिलाफ साजिश रच रही थी। असली वजह बस एक ही थी, तुम्हारे सामने खड़ी यह लड़की तुम्हारी पुरानी सहेली बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी आंखों के सामने जो खड़ी है वो तुम्हारी पुरानी अच्छी बहन बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह लुओ आइलैंड की नकल है। लुओ शुआ ने डू यंगा को आदेश दिया कि अब से शेन परिवार की किसी भी बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि वो यंगा का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि धीरे धीरे अपनी खोई हुई हर चीज वापस ले सके। इसी बीच दूसरी ओर शू चिंगफेक इन दिनों की निरंतर साथ रहने के माध्यम से इसके अलावा शेन दांकिंग न केवल मिस्टर लुओ के दोस्त के घर का पता जानते हैं, बल्कि लुओ आइलैंड की अनोखी शराब बनाने की विधि भी जानते हैं। इन सब बातों ने उसे शेन दांकिंग की असली पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तुम असल में हो कौन? मैं शेन दांकिंग के अलावा और कौन हो सकता हूँ? झूठ बोल रही हो, मुझे सच बताओ, छोड़ दो। शेन दांकिंग की पीठ पर आग से जले निशान देखकर शू चिंगफेक ने कहा कि वो असल में लुओ आइलैंड है। अब तक तो शेन दांकिंग ने भी कोई रहस्य नहीं छुपाया, स्वीकार किया कि वही लुओ आइलैंड है जो आग में मरनी चाहिए थी। सच्चाई जानकर शू चिंगफेक को गुस्सा नहीं आया, बल्कि दिल दुखाकर उसने उसे बताया, आगे मेरे सामने किसी मुखौटे की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तुमसे बहुत पहले से ही गहरा प्यार करता था, इसलिए तुम्हारी पहचान का राज जानने पर जोर दिया। बस यही आशा है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी मजबूत ढाल बन सकूं। जब तक मैं यहाँ हूँ सिर्फ मुझ पर आओ। इस पर शेन दांकिंग ने आखिरकार अपनी सुरक्षा दीवार गिरा दी और लुओ आइलैंड के रूप में शू चिंगफेक को स्वीकार किया, जो उसे बेहद प्यार करता था। वापस जाकर तेजी से बढ़ रहे इन दोनों को देखकर शेन जिशान के मन में असंतोष रह गया। उसने शेन दांकिंग को दूर भेज दिया। उसने जू चिंगफेक पर जमकर वार किया और जू चिंगफेक भी उसके सामने खड़ा था। सीधे कहा कि उसे लुओ आइलैंड का राज पता है और उसकी रक्षा करने की कसम खाई, लेकिन तुम उसके अतीत से बिल्कुल अनजान हो।
तुम उसके प्यार का आनंद लेते हो, लेकिन तुमने उसके सबसे कठिन दिनों में साथ नहीं दिया। वो लंबी रात उसके साथ बिताने वाला मैं ही था। इसी दौरान राजकुमार ये फिर से याओचिंग लौट आया। जब उसे तीनों के बीच के नाजुक रिश्ते का पता चला तो राजकुमार ये ने अपना निशाना उस शेन जिशान पर साधा जिसने शू चिंगफेक से विवाद किया था। उसने दुकान के सेवक को बहाने से शेन जिशान की निजी मोहर लाने को कहा। इस वक्त शेन जिशान नशे में पूरी तरह बेहोश था, इसलिए उसने बिना देखे ही उस पर मुहर लगा दी। शेन परिवार की मुहर वाला सादा पत्र ही शू चिंगफेक को मौत की सजा का टिकट है। एक बार शू चिंगफेक गिर गया तो शेन दांगकिंग और शेन जिशान के अच्छे दिन भी खत्म हो जाएंगे। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वे एक एक करके मरे। अगले दिन ही शू चिंगफेक को अपने खिलाफ गुप्त फरमान मिल गया। इसमें उस पर यहाँ कर्तव्य की उपेक्षा करने का आरोप था और साथ ही महत्वपूर्ण सबूत गुम होने का भी। लेकिन शू चिंगफेक जानता था सबूत सिर्फ वो क्रॉसबो थी जो राजकुमार ये के साथ बदली गई थी, और राजकुमार ये खुद को कमजोर नहीं दिखाता तो वो कौन है जो खुद को दोषी ठहराता है और गवाही देता है। जनरल के पास एक जानकार व्यक्ति का बयान है। उसने अपना बयान दर्ज कराया। क्या मेरे आसपास कोई गद्दार है? असल में ये काम राजकुमार ये ने किया था और उसने शेन जिशान की मुहर वाली खाली नोटपैड का इस्तेमाल किया। शेन जिशान को यह पता चला। उसने गुस्से में उसे नीच हरकत करने वाला कहा, लेकिन राजकुमार ये ने उसके दिल के गुस्से का फायदा उठाकर उसे साथ काम करने के लिए मना लिया कि मैं अपने फायदे के लिए ऐसा काम करूं। बिल्कुल नहीं। उस वक्त शेन जिशान ने राजकुमार ये को साफ मना कर दिया। लेकिन जब वो वापस गया ठीक उसी समय शू चिंगफेक ने शेन दांगके को खुद से सारी खबरें छिपाने के लिए कहा। तभी उसके मन में राजकुमार ये के साथ मिलकर काम करने का विचार आया। बस शू चिंगफेक को खत्म कर दो, सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। दूसरी ओर ये साबित करने के लिए कि शेन दांगकिंग ही लो आइलैंड है, डू यंगे उसे लंबे समय तक शराब की दुकान ले गई, लेकिन ये चकने की क्रिया ही शेन दांगकिंग को धोखा दे गई। भगवान की मेरी मदद करो, मुझे एक बहुत बड़ा राज मिल गया है, बस उसे ढूंढना है। न सिर्फ यह मुश्किल दूर हो जाएगी बल्कि शेन दांगकिंग को भी हरा सकेंगे। केवल अमृत मंदिर वापस पाना ही नहीं, शायद दांगकिंग वाइनी भी मेरी हो जाए। शेन दांगकिंग, शायद मुझे तुम्हें लो आइलैंड बुलाना चाहिए। दीदी, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। मैं तुम्हें फिर से पिछली बार जैसी असहनीय पीड़ा देकर रहूंगी। शेन दांगकिंग ने कभी नहीं सोचा था कि लो शुआर उसे आग से डराएगी। उस भयंकर आग को देखकर शेन दांगकिंग का दिल टूट गया। इस पल परिवार वालों के विश्वासघात की याद फिर से उभर आई और बेहोश होते हुए भी उसने बिना का नाम पुकारा। सचमुच तुम ही हो। लो आइलैंड ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में तुमसे फिर मिल पाएगी। लो शुआर से धोखा खाई यंगे ने अधिकारियों को बताने का विचार किया, लेकिन चोर के मन में डर रखने वाली लो शुआर ने रोकने पर जोर दिया। वो लो शूंग को ढूंढकर गवाह बनाना चाहती थी, लेकिन शेन दांगकिंग ने उससे पहले ही कदम बढ़ा दिया। इसी बीच डू यंगे भी घर वापस जाने वाली थी। शेन दांगकिंग को जल्द से जल्द हराने के लिए लो शुआर को एक चरम उपाय सूझा। उसने एक जहर की पोटली निकालकर डू यंगे को बस शेन दांगकिंग को सबक सिखाना चाहा और उसे चुपके से शेन दांगकिंग की अभी की दवा में मिलाने को कहा। अगर तुम उसे ये चूर्ण पिला सको तब उसे इतना कष्ट होगा कि वो खुद अपना अपराध कबूल कर लेगी। वापस जाकर यंगे ने वो दवा दांगकिंग को दे दी और किसी को भेजकर लो शुआर को शेन दांगकिंग के जहर पीने की खबर दी और उसे शाम को दांगकिंग वाइनी में मिलने के लिए बुलाया। जब रोशो वाइनी में पहुंची उसका सामना शेन दांगकिंग से हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डू यंगे, क्या तुम उससे मुझे जहर देने की उम्मीद कर रही थी? मैंने उसे पहले ही कैद कर लिया है, वरना मैं अपनी प्यारी बहन से मिलने कैसे आती? असल में शेन दांगकिंग उसकी यंगे को इस्तेमाल करने की चाहत पहले ही समझ गई थी और वो तो दवा अभी उबाली थी वो ले आई। वो तो साफ साफ एक ऐसा जहर था जो पीते ही जान ले लेता। मामला खुलता देख रोशनी भागने लगी, लेकिन क्या पता था कि यहाँ का मुख्य दरवाजा शेन दांगकिंग ने पहले ही बंद करवा दिया था। मुझे इस नकारा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। काम बनाता नहीं, बिगाड़ने में माहिर है। तुमने दुर्जोशन की मौत का झूठ बोलकर डू यंगे को बेवकूफ बनाया। तुम सचमुच कितनी क्रूर हो। वो खुद मूर्ख है, इससे मेरा क्या लेना देना? लो शुआर ने न केवल उस समय दुर्योशन की दर्दनाक मौत की सच्चाई बताई, बल्कि सीधे कहा कि वो डू यंगे को सिर्फ एक पत्नी के रूप में देखता है। शेन दांगकिंग ने उससे पूछा कि उसने उसके साथ इतनी क्रूरता क्यों की। उसने अपने हत्यारे के बारे में कई बार सोचा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो व्यक्ति वो होगी। शेन दांगकिंग ने उसे बताया, शाह परिवार के मुखिया को बहुत पहले नशे की लत लग गई थी। उन पर कर्ज का पहाड़ चढ़ गया। उनके अपने पिता ने पुरानी बातें भुलाकर भारी कीमत चुकाकर शराब की भट्टी खरीद ली। शाह परिवार के हर सदस्य को बचा लिया। अब तक आते आते लो शूंग के लिए केवल कानून के सामने आत्मसमर्पण करना बाकी है, लेकिन शेन दांगकिंग ने यह नहीं सोचा था। शाह परिवार के एक नौकर ने लो शुआर को बचा लिया। अब जान बचाने के लिए लो शुआर ये राजकुमार के पास शरण लेना चाहती है। भाग्य ने मुझ लो आइलैंड को नहीं टूटने दिया। तुम देख लेना, मैं तुम्हें एक बार मरवा सकती हूँ तो दूसरी बार भी मरवा सकती हूँ। हालांकि इस समय ये राजकुमार जोंगवेई की मौत से शू चिंगफेंग और उनके साथियों के प्रति घृणा और भी तीव्र हो गई, लेकिन उसने लो शुआर की बातों पर आसानी से भरोसा नहीं किया। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? मुझे पता है कि तुम और शेन दांगकिंग दुश्मन हो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हत्यारे हथियार के रूप में काम करूं। आओ, उसे बाहर खींचकर झील में डुबो दो।
हालांकि लुओ शुआर ने बुरे काम किए थे, लेकिन उसकी मृत्यु की खबर सुनकर शीन दांगकी का दिल अब भी दुखता है। आखिरकार उसने उसकी स्मृति पट्टिका पूरा घर में रख दी। बदला पूरा हो गया, लेकिन शीन दांगकी के मन में कोई खुशी नहीं थी। सब कुछ खत्म करने के बाद शू चिंगफे दहेज लेकर शीन परिवार में विवाह का प्रस्ताव ले आया और शीन जीशान ने उसे चेतावनी दी कि वो उसकी बहन के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। यह विवाह अनुबंध है। मैंने वादा किया है, अगर मैंने शानदान के साथ बुरा व्यवहार किया तो तुम मुझे जैसे चाहो सजा देना। अगले दिन गेलाओ जनरल के महल पहुंचे। उन्होंने बताया कि पहले मिला द्रव खजाने के नक्शे को उजागर नहीं कर सकता, लेकिन जांच के बाद शीन दांगकिंग ने पाया कि द्रव में कोई समस्या नहीं है। ठीक उसी समय राजकुमार ये वहां आ गए। उसने सम्राट का मौखिक आदेश सुनाया, दोनों को एक जोड़ी वाद्ययंत्र उपहार में भेजे और साफ कहा कि उनकी शादी के दिन वो खुद एक बड़ा तोहफा लेकर आएगा। जब वो चला गया, शीन दांगकिंग और दूसरों ने फिर से रहस्य में पानी की जांच की। इस प्रयोग के बाद ये साबित हुआ कि पानी में कोई गड़बड़ी नहीं थी। इस पर उन्हें लगा कि क्या एक खजाने का नक्शा नकली हो सकता है। यह उसके पिता ये जोंगवेई का आदेश है ताकि वो खुद को सुरक्षित निकाल सके। असली खजाने के नक्शे की सुरक्षा के बदले में ये दो लक्ष्य एक ही पत्थर से पूरी करना है। ये योजना बहुत सोची समझी और घातक है, लेकिन एक बार खोलने के बाद ये प्रत्येक द्रव सिर्फ 15 दिनों में खराब हो जाता है। इसलिए उन्हें 15 दिनों के भीतर असली खजाने का नक्शा ढूंढना होगा। अजीब बात यह है कि जब गेलाओ ने कहा कि खजाने का नक्शा नकली है, राजकुमार ये न केवल हैरान नहीं हुआ बल्कि आत्मविश्वास से बोला कि उसने सच्चाई की जांच कर ली है। खजाने के नक्शे की अदला बदली करने वाला लियाओ चिंग का लुओ परिवार ही है। उसने जोंगवेई की नोटबुक निकालकर कहा कि नक्शा चुराते समय वो घायल हो गया था। संयोग से रईस लुओ जिला ने उसकी जान बचाई। जब उसका घाव ठीक हो गया तब रईस लुओ ने नक्शा वापस भिजवाया। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि खजाने का नक्शा अंदरूनी कमरे में ही रॉ परिवार द्वारा बदल दिया गया था। यहाँ तक कहा गया कि लुओ आलियान ने खजाने के नक्शे के लिए ही अपने पिता को मार डाला। किसने कहा कि लुओ आलियान मर गई है? वो न केवल जीवित हैं बल्कि इस महान तांग साम्राज्य में ही है। शीन दांगकिंग ही लुओ आलियान है। राजकुमार ये का बयान एक समयबद्ध बम की तरह था। इसने तीनों को गहरा झटका दिया और गवाही देने वाली स्वयं मृत लुओ शुआर निकली और झूठ बोलकर कहा कि लुओ आलियान ने खजाने का नक्शा चुरा लिया है और शीन परिवार के साथ मिल गई। अपना रूप बदलकर अब की शीन दांगकिंग बन गई और यह साबित करने के लिए मिसाल ले आया कि वो आग से डरती है। दांगकिंग शांत रहने के लिए दर्द का इस्तेमाल कर रही है। फिर लुओ शुआर ने शीन दांगकिंग की पीठ पर जलने के निशान जांचने की मांग की, लेकिन जांच का नतीजा ये था कि उसकी पीठ पर कोई कमर टैटू या निशान नहीं था। अब तक राजकुमार को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि सच्चाई साबित करने के लिए एक और ठोस सबूत है और यह सबूत वो परिवहन दस्तावेज हैं जिसे लुओ एलियन ने संभाला था। शराब की श्रद्धांजलि का परिवहन रिकॉर्ड हमेशा महल में रखा जाता था। इसे बदलना या नष्ट करना असंभव था। मैंने चुपके से किसी को इसे लाने का आदेश दिया और उंगलियों के निशान तैयार किए। बस यही दिखाना चाहता हूँ कि सब देख ले, तुम सच में लुओ एलियन हो या नहीं। इस क्षण शीन दांगकिंग से बच नहीं सकती और खुद को लुओ एलियन होना स्वीकार करती है। राजकुमार नाई भी इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करता है। कहता है कि खजाने का नक्शा या तो शीन परिवार के पास है या जनरल के महल में। किसी भी हाल में ये तीनों इस मामले से बच नहीं सकते। और जैसा कि अनुमान था, तलाशी के बाद उन्होंने शू चिंगफे के महल में असली खजाने का नक्शा खोज निकाला। अब शू चिंगफे जान गया कि राजकुमार ने संगीतकार को रिश्वत देकर उसे फंसाया था। संगीतकार को भी चुप कराने के लिए मार डाला। लव लोथ ने अपने पिता से नक्शा छीन लिया और आग लगाकर पलायन कर नई पहचान बना ली। और तुम्हारी मंगेतर ने अभी सभा में खुद स्वीकार किया कि वही लव लोथ है। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत। शीन परिवार को बचाने के लिए शू चिंगफेंग ने अकेले ही सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और जानबूझकर प्रिंस चाचा को बताया कि डेविल पर द्रव की प्रभावी अवधि केवल आधे घंटे की है। इस समय लो शार्ली ने स्वयं आगे आकर कहा कि वो बेर की शराब बना सकती है और उसकी चिंता दूर करने के लिए डेविल पर द्रव की एक और बोतल बनाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से वो किसी भी तरह से वही स्वाद नहीं बना पाई। अगर लो एलियन ने इस शराब का स्वाद चखा होता, क्या वो इसे बना पाती? यदि बड़ी साहिबा ने चखा है, भले ही बेर की शराब बनाने की प्रक्रिया जटिल हो, मुझे लगता है इसे बहाल करने की 90% संभावना है। दरअसल ये सब शू चिंगफे की चाल थी। वो बस ये वांग को ये जानना चाहता था। इस पूरी दुनिया में प्लम वाइन बना सकने वाला एकमात्र व्यक्ति शीन दांगकिंग है, इसलिए ही दोनों को बचाने की शर्त बनी। शू चिंगफे ने शर्त रखी कि वो खुद को दोषी मानकर आत्महत्या करके मामला खत्म कर देगा, बशर्ते ये वांग शीन दांगकिंग और शीन जिशांग को छोड़ दे। जीवन एक सपना है, अगर अपने प्रियजन का शेष जीवन सुरक्षित हो जाए तो व्यर्थ नहीं जाएगा। शू चिंगफे ने बिना हिचक जहर पी लिया, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यादें तैर रही हैं शीन दांगकिंग के साथ बिताए हर पल की। सचमुच जैसा उसने कहा था, वो अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेगा। शू चिंगफे की आत्महत्या के साथ यह मामला समाप्त हो गया। गेलाओ के जाने के बाद ये राजकुमार ने असल में हाथ खोल दिए। शीन जिशान और शीन परिवार के दर्जनों जाने अब सब तुम्हारे एक हाथ में है। डेवलपिंग लिक्विड पाकर ये राजकुमार बहुत खुश हुआ। फिर वो तुरंत लुओ शुआर को लेकर बची हुई आधी खजाने की नक्शा लेने गया, लेकिन अनुमान नहीं था कि नक्शा लेकर लौटते वक्त ही रास्ते में मरा हुआ शू चिंगफे लोगों के साथ घेर लिया गया। तुम नहीं मरे राजकुमार, यह अप्रत्याशित है। खेल को समझने वाला जीवित रहता है, इसे तोड़ने वाला जीतता है। हमारा ये शतरंज का खेल, इस खेल का नियंत्रक तो मैं हूं।